वो तीनों मुसल्ला गार्ड्स अपनी गॉड मदर के हुक्म पर जान देते थे। अब उसका हुक्म था कि किसी हिप्नोटिज्म के माहिर को तलाश करें ताकि गॉड मदर ट्रीसा के बेटे वॉन लुइन पर तनवीमी अमल किया जाए और उसके दिमाग को लॉक करके ख्याल ख्वानी करने वालों से निजात दिलाई जाए। ट्रीसा ने कहा था कि यहाँ यहूदियों का तनवीमी अमल का माहिर है, उसे अगवा किया जाए। वह तीनों वफादार हैफा में थे। वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर तिल अबैब की तरफ रवाना हुए ताकि मोहतरम के मकान में घुसकर उसे बेहोश करके अपने खुफिया अड्डे में ले जाएं। वह सुबह नाश्ता किए और चाय पिए बगैर चल पड़े थे, इसलिए रास्ते में एक स्नैक बार के सामने रुक गए। वहाँ जय पर गोला मौजूद था। वह दरिया किनारे चलते चलते रास्ता बदल कर इधर आ निकला था। जेरी और थर्माल हर आधे घंटे बाद उसके दिमाग में हाजिरी देते रहते थे। इस वक्त थर्माल उसके अंदर मौजूद था। उसने थर्माल से कहा, मैं किसी आबादी में पहुंचकर किसी से बात करूं तो तुम उसके अंदर पहुंचकर उसे अपने आलाकार बना लेना। फिर मैं उसके ज़रिए गाड़ी भी हासिल कर लूँगा और चेहरा बदलने के लिए मेकअप का सामान भी। वह चलते चलते किसी बस्ती में नहीं पहुंचा, उसी सड़क पर निकल आया जहाँ वो तीनों गाड़ी रोककर स्नैक बार के काउंटर पर सैंडविचेस खा रहे थे और चाय पी रहे थे। उसने थर्माल से कहा, मैं इनसे जाकर बातें करूँगा, तुम इनमें से किसी के अंदर जाकर मालूम करोगे कि वो कौन है और हमारे काम आ सकते हैं या नहीं। वो थके हुए अंदाज में चलता हुआ बार के काउंटर के पास आया। अपने लिए चाय का ऑर्डर देकर एक से पूछा, शायद तुम लोग तिल अबैब जा रहे हो? हाँ, और तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ का इरादा है? वो बोला, मेरी हालत से अंदाज़ा करो, लुटा पिटा रहा हूँ। एक दुश्मन ने मुझे दरिया में गिरा दिया था, बड़ी मुश्किलों से जान बचाकर यहाँ तक आया हूँ। क्या मुझे शहर तक लिफ्ट मिलेगी? ज़रूर, लेकिन हम तुमसे मुतमईन होकर लिफ्ट देंगे। तुम्हारे पास कोई हथियार हो तो हमें दे दो। मेरे पास कोई हथियार नहीं है। उन्होंने उसकी तलाशी ली। उसके लिबास के अंदर कोई हथियार नहीं था, लेकिन गले में इंसानी खोपड़ियों की एक माला पहनी हुई थी। वो आधे आधे इंच की खोपड़ियाँ थीं। वो उन्हें गले में पहनकर लिबास के अंदर छुपाए रखता था। एक ने पूछा, ये क्या है? मैं एक आमिल हूँ, इसलिए ये माला पहनता हूँ। तीनों ने एक दूसरे को मायनेखेज नज़रों से देखा। थर्माल ने सोच के जरिए पूछा, बॉस, क्या मैं इसके दिमाग में जाऊँ? परगोला ने कहा, ज़रा सब्र करो, ये तीनों बॉडी बिल्डर हैं, हो सकता है योगा के माहिर हों। मेरे हुक्म का इंतज़ार करो। उनमें से एक ने पूछा, क्या तुम काला जादू जानते हो? मैं काला और सफ़ेद हर रंग का जादू जानता हूँ। एक ने दूसरे साथी से कहा, ये वो आमिल नहीं। जादू और हिप्नोटिज्म में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। परगोला ने कहा, मैं हिप्नोटिज्म जानता हूँ, मुझे शहर पहुँचा दो तो तुम्हारे काम भी आऊँगा। उनमें से एक गार्ड परगोला का बाजू थामकर उसके साथ चलता हुआ गाड़ी के पास आया। फिर बोला, क्या वाकई तुम तनवीमी अमल जानते हो? मैं ज़ुबान से कैसे यकीन दिलाऊं? मुझे आजमा कर देख लो। तुम्हारी आवाज़ और तुम्हारी आंखें गज़बनाक हैं, इन्हें देखकर किसी हद तक यकीन होता है। अगर तुम हमारा काम कर सको तो मुँह मांगा मुआवजा मिलेगा। मैं हाजिर हूँ, बताओ क्या करना है। परगोला मालूम करना चाहता था कि वो उससे क्या काम लेना चाहती हैं। अगर वो अपने लिए ख़तरा महसूस करता तो उनसे कतरा जाता। उस गार्ड ने पूछा, क्या तुम तनवीमी अमल के ज़रिए किसी के दिमाग को इस तरह लॉक कर सकते हो कि कोई टेलीपैथी जानने वाला उसके अंदर ना आ सके? परगोला की दिलचस्पी बढ़ गई। टेलीपैथी के जिक्र से समझ गया कि मामला गंभीर भी है और दिलचस्प भी। वो उन्हें मजीद कुरीदने के लिए बोला, मैं तनवीमी अमल के ज़रिए तुम तीनों के दिमागों को लॉक कर सकता हूँ। हमें ज़रूरत नहीं है, हम 2 योगा के माहिर हैं और वह तीसरा गूंगा और बहरा है। हमारे अंदर कोई नहीं आ सकेगा। हम एक नौजवान के दिमाग को लॉक कराना चाहते हैं। यूं पर गोला और थर्माल को मालूम हो गया कि इन तीनों के दिमागों को छेड़ना नहीं चाहिए। वो बोला, मैं उस जवान पर ऐसा अमल करूंगा कि कोई भी टेलीपैथी जाने वाला उसे कभी परेशान नहीं करेगा। अच्छी बात है, तुम यहाँ ठहरो, मैं अपने साथियों से मशवरा करके आता हूँ। वो उसे गाड़ी के पास छोड़कर अपने दोनों साथियों के पास आ गया। थर्माल ने परगोला से कहा, बॉस, कुछ अंदाज़ा करें, वो जवान कौन हो सकता है जिसके दिमाग में ख्याल ख्वानी करने वाले आते हैं और वह उनसे निजात हासिल करना चाहते हैं? उस जवान की बड़ी अहमियत होगी, तभी टेलीपैथी जानने वाले उसे परेशान कर रहे हैं। मुझे अंदेशा है आप किसी नई मुसीबत में न फंस जाएं। मैंने 2 टेलीपैथी जानने वाले कुत्ते पाल रखे हैं। अगर मैं किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाऊं तो क्या तुम दोनों तमाशा देखोगे? हम आपके लिए जान लड़ाने को तैयार रहते हैं। लेकिन 2 घंटे पहले दरिया के किनारे एक अजनबी आपकी पिटाई कर रहा था। उसके मुकाबले में आपकी शैतानी ताकत काम नहीं आई। आपके दिमाग में जहरी था, उसे आपकी खिदमत करने और आपकी हिफाजत करने का मौका ही ना मिला। मैं भी होता तो कुछ ना कर सकता, हम कुत्ते ही सही, लेकिन जब मुसीबतें नाजिल होती हैं तो कुत्ते और इंसान की वफादारी भी काम नहीं आती। पता नहीं वो कौन खबीस था जो मुझे दरिया में ले डूबा। ऐसा शाहजोर और बाकमाल था कि मेरी एक ना चली। मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसी शिकस्त खाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि शिकस्त मेरा मुकद्दर बन जाएगी और आइंदा ज़िंदगी में भी ऐसी मुसीबत गले पड़ेगी। वह तीनों गाड़ी के पास आए। एक ने परगोला से कहा, मिस्टर, हम तुम पर भरोसा करके एक जगह ले चलते हैं, लेकिन याद रखो, हमें धोखा देने की अहमकाना कोशिश करोगे तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो हंसते हुए बोला, तुम 3 हो पूरी तरह मुसल्ला हो, डरना तो मुझे चाहिए, तुम लोग मुझसे डर रहे हो। हम डरपोक नहीं है, तुम्हारी हड्डियां तोड़कर रख देंगे। तो फिर तोड़ देना, लेकिन मैं जानता हूँ तुम लोग मेरे काम से खुश होकर इनाम दोगे। वो चारों गाड़ी में बैठकर वापस हैफ आए। वहीं उनका एक खुफिया अड्डा था।
इस अड्डे में पहुंचकर एक ने परगोला से कहा, यहाँ हमारे एक आदमी तुम्हारे साथ रहेगा, हम जा रहे हैं। अंधेरा होने के बाद उस जवान को लेकर आएंगे, जैसे ही हम उसे लाएं तुम उस पर अमल शुरू करोगे। वो बोला, मैं समझ रहा हूँ, जल्द ही तनवीं में अमल नहीं होगा तो कोई ख्याल ख्वानी करने वाला शैतान उस जवान के अंदर घुसकर मेरे अमल को नाकाम बना देगा। हाँ बिल्कुल यही बात है, तुम इस सिलसिले में बहुत कुछ जानते हो, वाकई हमारे काम के आदमी हो। उन्होंने परगोला को एक कमरे में बंद कर दिया। एक मुसल्ला गार्ड जो योगा का माहिर नहीं था और गूंगा बना हुआ था, उसे पहरेदारी के लिए वहां छोड़ दिया गया, क्योंकि परगोला के जरिए किसी टेलीपैथी जानने वाले की आमद की तवक्को नहीं थी। योगा जानने वालों की वहां जरूरत थी जहां से वो वॉन लोइन को लाने वाले थे। लिहाजा वो दोनों योगा जानने वाले फिर तिल अबैब की तरफ रवाना हो गए। उनके जाने के बाद परगोला कुछ देर तक खामोशी से कमरे में कैदी की तरह बैठा रहा और पहरेदार पर गालिब आने की तदबीर सोचता रहा। थरमाल और जारी उसके पास बारी बारी आते रहते थे। इस वक्त जारी भी आ गया। थरमाल उसे सूरत हाल से आगाह कर रहा था। जारी ने कहा, बॉस, ये थरमाल कहता है कि यहाँ जो पहरेदार है वो गूंगा और बहरा है, तन्हा है, इसके अलावा यहाँ कोई नहीं। परगोला ने कहा, हाँ ये दुरुस्त है, इसे काबू में करने की तदबीर सोचो। जारी ने कहा, बॉस, वो गूंगा और बहरा नहीं है, आप तवज्जो से सुने। यहाँ किसी कमरे से गीत और म्यूजिक की आवाज़ आ रही है, वो बहरा है तो फिर कौन मौसीकी सुन रहा है? परगोला ने सारी लाकर कहा, हाँ ये बात काबिल गौर है, वो गूंगा बहरा नहीं है या फिर इसके अलावा भी। बात पूरी होने से पहले एक नुस्वानी कहका सुनाई दिया। वह हंस रही थी और कुछ बोल रही थी। जारी ने कहा, आप और ज़्यादा तवज्जो से सुने, हम इस औरत का एक छोटा सा फिक्रा भी सुन लेंगे तो बाजी पलट देंगे। वह दरवाजे के पास आ गया, कान लगाकर सुनने लगा। चूंकि मौसीकी ऊंची आवाज़ में गूंज रही थी, इसलिए औरत की बातें वाज़ेह तौर से सुनाई नहीं दे रही थी। थरमाल ने कहा, आप आवाज़ दें, अपनी किसी ज़रूरत के लिए बुलाएं। परगोला ने दरवाजे पर दस्तक दी, फिर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारने लगा। अचानक रेडियो या रिकॉर्डर बंद हो गया। वो बोला, ये जुल्म है, मुझे भूखा प्यासा बंद कर दिया गया है, दरवाज़ा खोलो या मुझे खाने को दो। वह चुप होकर फिर दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगा। बाहर धीमे धीमे से कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। फिर वह दरवाजे के करीब आकर रुक गई। परगोला ने कहा, अगर मुझे भूखा प्यासा रखा जाएगा तो मैं उस जवान पर तनवीमी अमल नहीं करूँगा, और अगर ज़बरदस्ती करोगे तो जो अमल करूँगा गलत करूँगा, बाद में तुम लोगों को नुकसान पहुँचेगा। धीमी सी सरगोशियाँ सुनाई दी। औरत कह रही थी, इसे भूखा रखकर नुकसान उठाओगे, कुछ खाने पीने को दो। वो औरत को दरवाजे से दूर ले गया, फिर उसके कान में बोला, यहाँ खाने को कुछ नहीं है, बाहर से लाना होगा। औरत ने उसके कान में कहा, तो फिर जाकर ले आओ, बाहर से दरवाजे की चिटकनी लगी है, वो अंदर से खोलकर बाहर नहीं आ सकेगा। मैं तुम्हारे आने तक दरवाजे के सामने बैठी रहूंगी, तुम मुंह से कुछ बोलोगी तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तुम्हारी मालका ने तुम्हें गूंगा बनने के लिए कहा है, तुम मुझे भी ख्वामखा गूंगी बना रहे हो, जाओ जल्दी खाने को कुछ ले आओ। इस दौरान परगोला एक कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान से बाहर उन्हें एक दूसरे के कानों में बोलते हुए देख रहा था। फिर वो गार्ड उसे अपना रिवॉल्वर देकर चला गया। वो एक कमरे में गई, फिर एक स्टूल लाकर कॉरिडोर में बंद दरवाजे के सामने बैठ गई। परगोला रोशनदान से उतरा, सर खुजाते हुए सोचने लगा। फिर वह दरवाजे के करीब स्विच बोर्ड के करीब आया, एकदम से चीखें मारने लगा, आह मैं मर गया, बिजली का झटका लग रहा है, मेन स्विच ऑफ करो। वो दौड़ती हुई मकान के उस हिस्से में गई जहाँ मेन स्विच था, उसने इसे ऑफ किया। दिन का वक्त था, स्विच ऑफ करने से कोई फर्क ना पड़ा। अलबत्ता परगोला की चीखें बंद हो गईं। वह दौड़ती हुई वापस आई, दरवाजे के करीब पहुंची। उसे कराहें सुनाई दे रही थी, पानी पानी, वो पानी मांग रहा था। वो फिर दौड़ती हुई दूसरे कमरे में आई, वहां से एक गिलास में पानी लिया। फिर उसी रफ्तार से उसी कमरे की खिड़की के पास आई। वो खिड़की से पानी देना चाहती थी, मगर वहां से वो दरवाजे के पास चारों शाने चित पड़ा नजर आया। अब ना तो कराहें सुनाई दे रही थी और ना ही उसका जिस्म हरकत कर रहा था। ऐसे में यही ख्याल आया कि शायद वो मर चुका है, और अगर जिंदा है तो इसे फौरी तिब्बी इमदाद के जरिए बचाया जा सकता है। वो फौरन ही दरवाजे के पास आई, इसकी चिटखनी हटाई, इसे खोल कर देखा। वो उसी तरह फर्श पर पड़ा हुआ था। वो उसकी ज़िंदगी या मौत की तस्दीक करने करीब आई। उस पर झुकी तो परगोला ने हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, फिर उसे बाजू में भर लिया। वो बेख्तियार चीख पड़ी थी, फिर ऐसे अचानक हमले से बौखलाकर बोलने लगी, छोड़ो मुझे, छोड़ दो बदमाश मक्कार। फिर यक बयक हंसने लगी, जारी की मर्जी के मुताबिक बोलने लगी, बस करो बॉस, मेरा दिमाग तुम्हारे जारी के काबू में आ गया है। तू बहुत तगड़ी है, छोड़ने को जी नहीं चाहता। थरमाल ने कहा, बॉस अपनी हवस पर काबू पाएं वरना काम बिगड़ जाएगा। जारी ने कहा, इस औरत का यार आता होगा, फौरन उठ जाएं। उसे मजबूरन उठना पड़ा। जारी ने कहा, इससे ये रिवॉल्वर लेकर कमरे से निकलें, सामने वाले कमरे में जाएं, वो इसी कमरे से गुजर कर आएगा। परगोला उसे रिवॉल्वर लेकर चला गया। थरमाल इस औरत के दिमाग में रहा। उसने इसके जरिए फिर उस कमरे के दरवाजे की चिटकनी बाहर से लगा दी, उसे स्टूल पर दरवाजे की तरफ मुंह करके बिठा दिया। ऐसा करने के 10 मिनट बाद ही वो आ गया। उसके हाथों में खाने का पैकेट था। उसने कॉरिडोर में पहुंचकर अपनी माशूक को देखा, जो दरवाजे की तरफ मुंह किया जैसे मुस्तादी से ड्यूटी दे रही थी। वो मुस्कुराता हुआ करीब आया, फिर ठिठक गया। माशूक के हाथ में रिवॉल्वर नहीं था। वो उठ खड़ी हुई, उसके एक तरफ मुंह करके मुस्कुराकर बोली, हमारा खेल खत्म हो गया, परगोला का खेल शुरू हो गया। वो उसके कान के पास झुककर बोला, ये क्या बक रही हो, ये परगोला कौन है? इस बार कान में बोलने वाली बात सरगोशी न रही। दिमाग के अंदर थरमाल बैठा था और उसका एक एक लफ्ज़ सुन रहा था।
बड़ी आसानी से उसके दिमाग में भी पहुंच गया। उसके अंदर बोला, पर गोला तुम्हारे बाप का नाम है? पहरेदार ने घबराकर दोनों हाथों से सर को थामकर पूछा, ये क्या है? मेरे अंदर कोई बोल रहा है। थरमाल ने कहका लगाकर कहा, देखो कैसा मोजा हुआ है, तुम गूंगे थे अब बोलने लगे हो। पर गोला उसके सामने रिवॉल्वर लेकर आया तो वो सहम कर पीछे हट गया। उसने कहा, डरो नहीं, ये रिवॉल्वर तुम्हारा है, इसे अपने पास ही रखो। पर गोला ने रिवॉल्वर पेश किया। उसने झिझकते हुए उसे लिया, फिर उसके चैम्बर को चेक किया, वो भरा हुआ था। ये देखते उसने ललकारा, खबरदार हरकत न करना, गोली मार दूंगा। पर गोला ने हंसते हुए कहा, अबे गधे, रिवॉल्वर की नाल अपनी पेशानी से लगाकर मुझे गोली मारना चाहता है? तब उसने अपने दीदे ऊपर किए, रिवॉल्वर की नाली को अपनी पेशानी से लगा देकर वहां से हटाना चाहा, लेकिन रिवॉल्वर और उसके हाथ वहां से नहीं हट रहे थे। फिर उसने बड़ी कोशिश की तो मुंह खुल गया। रिवॉल्वर की नाल उसके मुंह के अंदर आकर घुस गई। उसने मुंह से निकालने की नाकाम कोशिशें की। पर गोला ने कहा, जब तक तेरे अंदर टेलीपैथी घुसी रहेगी रिवॉल्वर भी घुसा रहेगा। चल अंदर जाकर बिस्तर पर लेट जा। वो अपने ही मुंह में रिवॉल्वर की नाल ठूंसकर कॉरिडोर से चलता हुआ कमरे में आया, फिर बिस्तर पर लेट गया। जैरी ने कहा, तेरे ख्यालात बता रहे हैं कि तेरी मालका ने तुझे गूंगा बहरा बनकर रहने की हदायत की थी। तुझे तन्हाई में दीवार से भी बोलने को मना किया था, मगर तूने माशूक के कान में बोलकर हमारा काम बनाया और अपनी मालका का काम बिगाड़ दिया। सच है, जिसे कोई नहीं डुबोता उसे औरत की एक सरगोशी डुबो देती है। पर गोला ने उसके मुंह से रिवॉल्वर निकाल कर कहा, अपने हाथ पांव ढीले छोड़ दे, आराम से आंखें बंद करके सो जा। जब बेदार होगा तो मेरा गुलाम बन चुका होगा। थरमाल इस औरत के अंदर चला गया ताकि वो कोई गड़बड़ न करे। जैरी ने उसके यार को टेलीपैथी के जरिए थपक कर सुला दिया, फिर उसके दिमाग से ज़रूरी हदायत हासिल करने के बाद उस पर तनवीमी अमल किया। इन तमाम ज़रूरी कामों से फारिग होकर परगोला से कहा, ये माफिया के लोग हैं। परगोला ने पूछा, कौन सी माफिया? दुनिया की सबसे पहली माफिया तंजीम इटली में पैदा हुई, फिर कई मुल्कों में इसी नाम की तंजीमें कायम होने लगीं। अब तो मुनशियात के स्मगलर भी ड्रग माफिया कहलाते हैं। बॉस, ये इटली की नस्ल दर नस्ल चली आने वाली माफिया है। इसकी मौजूदा सरबराह एक गॉड मदर है, उसका नाम ट्रीसा है। बड़ी खतरनाक औरत है। उसका एक जवान बेटा और 3 हसीन जवान बेटियां हैं। हाय, ऐसी हसीन मालूमात फराम किया करो, मैं पहले से ज़्यादा जवान हो जाता हूँ। बॉस, आपने इस गिरोह को बैंक में डाका डालते देखा था? जो लड़की रूह बनकर बैंक में आई थी वो गॉड मदर की सबसे छोटी बेटी है। वाह, क्या हसीन छोकरी थी, मुझे अभी तक याद है। मैं ऐसी सूरतें नहीं भूलता। लेकिन उस छोकरी को एक नौजवान भगा कर ले गया। लानत है, ऐसी खबरें ना सुनाया करो। चलो कोई बात नहीं, बाकी 2 तो हैं। गॉड मदर और उसके बेटे बेटियां सभी योगा के मारे थे, लेकिन बेटा वॉन लुइन जख्मी होने के बाद टेलीपैथी जानने वालों का शिकार हो गया है। आज रात उसी पर आप तनवीमी अमल करेंगे। ज़रूर करूँगा, फिर उसके ज़रिए पूरी फैमिली को अपना ताबेदार बना लूँगा। आज का दिन हमेशा याद रहेगा। एक तो माफिया की टीम मेरे ज़ेर असर आ रही है, दूसरी सबसे बड़ी खुशी यह है कि अक्स मुंतकिल करने वाले तमाम आलात मेरे कब्ज़े में आ जाएंगे। मेरे पास काले जादू की ताकत है। 2 टेलीपैथी जानने वाले मेरे 2 बाजू हैं। इस दुनिया में ताकत और इक़्तिदार हासिल करने के लिए और क्या रह जाता है? कुछ नहीं, मेरे पास सब कुछ है। अब मैं गॉडफादर बनकर सारी दुनिया पर छा जाऊंगा। वो बोल रहा था और कह के लगा रहा था। फिल वक्त ये एक हकीकत थी कि वह ज़बरदस्त मर्द मैदान बन रहा था। एना लाना अपनी लैला भाभी के साथ सो रही थी, इसलिए मुझे दूसरे कमरे में सोना पड़ा। जब आंख खुली तो 7 बज चुके थे। रात की तारीकी फैल चुकी थी। मैं गुस्ल वगैरह से फारिग होकर किचन में आया। वहाँ लैला और आना खाना तैयार कर रही थी। मैंने पूछा, क्या आदिल सो रहा है? लैला ने कहा, जी हाँ। आपने बेचारे को बहुत थकाया है, वह सबसे आखिर में आकर सोया है, उसे सोने दें। फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने कहा, हम जितनी देर सोते रहे बस उतना ही आराम हमारे नसीब में था। सुनो, खतरे की घंटी बज रही है। मैं फ़ोन की तरफ जाने लगा। लैला ने कहा, कोई ज़रूरी तो नहीं कि मुसीबतें आप ही के घर का रास्ता देखती रहें। मैंने रिसीवर उठाकर पूछा, कौन? गॉड मदर ट्रीसा की आवाज़ सुनाई दी। मैं आदिल से बात करना चाहती हूँ। आदिल सो रहा है, क्या ऐना से बात करेंगी? हाँ, फ़ौरन उसे फ़ोन दो। होल्ड करो। मैंने रिसीवर के माउथ पीस पर हाथ रखकर आवाज़ दी, ऐना, तुम्हारी मम्मी का फ़ोन है। वो तेज़ी से चलती हुई आई। मैंने कहा, बेटी, अगर मैं तुम्हारे दिमाग में रहकर गुफ्तगू सुनूं तो तुम्हें एतराज़ होगा? भाईजान, आप मुझे बेटी कहते हैं जबकि मैं आपके कदमों की धूल हूँ। बस दिमाग में आकर इतना बता दिया करें कि आप हैं, ताकि दुश्मनों से धोखा ना खाऊं। मैं उसे रिसीवर देकर उसके अंदर पहुंच गया। वो बोली, हेलो मम्मी, आप कैसी हैं? मेरी बात छोड़ो, ये बताओ तुम किन लोगों के साथ रह रही हो? ये अभी फ़ोन पर कौन बोल रहा था? मम्मी, ये मेरे भाईजान है। ये भाईजान आखिर है कौन? आदिल भी भाईजान भाईजान करता रहता है। ये बताओ, ये किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? आदिल जिस अंदाज में जिक्र करता है उससे अंदाज़ा होता है कि वो आदिल का बॉस है। नहीं मम्मी, भाईजान बड़े बरादर को कहते हैं, ये उर्दू ज़ुबान के लफ्ज़ हैं। अरे कमबख्त, अपने बड़े भाई वान लुइन को छोड़कर दूसरों को बड़ा भाई बनाती फिर रही है। तुझे कुछ खबर है कि नामालूम दुश्मनों ने तेरे भाई को अगवा कर लिया है? हाय, मैं क्या करूं? रो रो कर मेरा बुरा हाल हो रहा है। ऐना ने परेशान होकर पूछा, मम्मी, ये कब हुआ? जल्दी बताएं। ब्रादर को कहाँ से अगवा किया गया है? जहन्नुम से अगवा किया गया है। अब पूछ कर क्या करेगी? तूने तो किसी को बड़ा भाई बना लिया।
मैं किसी दूसरे को बेटा नहीं बना सकती, अपना बेटा अपना ही होता है। हाय, मैं उसे कहाँ तलाश करूँ? आप हौसला रखें। ये बताएं उन्हें कहाँ से अगवा किया गया है और उन बदमाशों के हुलिये बयान करें। मुझे इतना होश कहाँ था कि मैं उन्हें गौर से देखती। हाँ, इतना याद है कि वो उर्दू ज़ुबान में बोल रहे थे। उर्दू ज़ुबान? हाँ, जिस ससुराल में जाकर आबाद हुई है उन्हीं की ज़ुबान बोल रहे थे। अभी उनकी मक्कारियाँ तेरी समझ में नहीं आएंगी। आदिल और तेरा भाई जान मीठी छुरी हैं। बज़ाहिर हमें तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जड़ें काट रहे हैं। तुम सब मेरी औलाद हो, मेरी जड़ें हो। वो पहले तुम्हें छीन कर ले गया, अब उसने मेरे बेटे को गायब कर दिया। आना, तुझे कब अकल आएगी? मम्मी, ये आदिल और उसके ख़ानदान की बुराई करने का वक्त नहीं, आप ब्रादर की बात करें। बेटी, तेरे और वॉन लोइन के बाद मामिला और मैक्सी की बारी आएगी। अपने आदिल से कह देना, अब ये गॉड मदर उसे धोखा नहीं खाएगी। मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ रूपोश हो रही हूँ। उधर से रिसीवर रख दिया गया। लैला किचन से आ गई थी। मैंने उसे कहा, वॉन लोइन का पता करो, वो कहाँ है। लैला ने सोनिया सानी का लहजा इख्तियार किया, क्योंकि सानी ने ही वॉन लोइन पर अमल किया था और दूसरी तमाम सोच की लहरों के लिए उसके दिमाग को लॉक किया था। लैला ने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर वापस आकर बोली, वॉन लोइन का दिमाग किसी दूसरे ने लॉक कर दिया। मैंने ऐना को देखा, वो परेशान होकर हमें देख रही थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर पूछा, क्या तुम्हें भी अपनी मम्मी की तरह हम पर शुबा है? नहीं भाईजान, आप ऐसी बातें न करें। मैं सिर्फ बरादर वॉन लुइन के लिए परेशान हूँ। तुम्हारा भाई अगवा नहीं हुआ। वह हैरानी से बोली, आप ये कहना चाहते हैं कि मम्मी झूठ बोल रही हैं? तुम्हारी माँ को झूठा कहने से तुम्हें दुख पहुँचेगा, लेकिन माँ का झूठ साबित हो जाए और भाई महफूज हो तो तुम्हें कितनी खुशी होगी। हाँ भाईजान, मुझे बहुत खुशी होगी। तो फिर मेरी बातें गौर से सुनो। जिस माँ का बेटा अगवा हो जाए वो फ़ोन करते ही पहले अगवा की खबर सुनाकर रोएगी। लेकिन तुम्हारी मम्मी ने यह बहस छेड़ दी कि भाईजान कौन है और ये किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। क्या ये बात माँ की ममता के खिलाफ नहीं है? जी हाँ, ये माँ की फितरत के कुछ खिलाफ है। मैंने कहा, गौर किया जाए तो झूठा खुद अपनी ज़ुबान से खुद को झूठा कह जाते हैं। तुम्हारी माँ नहीं जानती कि उर्दू ज़ुबान क्या होती है। उसने चंद सेकंड पहले पूछा कि भाईजान किस ज़ुबान के अल्फाज हैं, फिर चंद सेकंड बाद ही कहा कि वॉन लुइन को अगवा करने वाले उर्दू ज़ुबान बोल रहे थे। आना चौंक कर बोली, वाकई मैंने इतने साफ और खुले झूठ पर गौर नहीं किया। तुम्हारी माँ के झूठ का एक और अहम सबूत यह है कि तुम्हारी भाभी ने ख्याल ख्वानी के जरिए वॉन लुइन के अंदर पहुंचना चाहा और नाकाम हो गई। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी मम्मी ने किसी हिप्नोटिज्म के माहिर से वॉन लुइन पर अमल कराया है। हमने जो अमल किया उसे मिटा दिया है। इस तरह वो मामिला और मैक्सी को भी साथ लेकर रूपोश हो गई हैं। लैला ने कहा, ऐना, शायद तुम्हें ये मालूम नहीं कि तन्वीम में अमल करने में कम से कम 1 घंटा ज़रूर सरफ होता है। फिर हमने जो बंगला उन्हें रिहाइश के लिए दिया था उसे भी छोड़ने और वहाँ से अपना सामान समेटने में कुछ वक्त लगा होगा। तुम्हारी मम्मी ने रूपोश होने के तमाम इंतजाम करने के बाद तुम्हें भाई के अगवा की खबर सुनाई है। ऐना ने कहा, मुझे यकीन करते हुए बहुत दुख पहुंच रहा है कि मम्मी झूठ बोलकर मुझे धोखा दे रही हैं। सच का जहर पीना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बेटी, मेरे साथ रहकर यह जहर पीना होगा। तुम्हें अपनी मम्मी का मोबाइल नंबर मालूम है? प्लीज़ अब यह नंबर डायल करो। मैं तुम्हारे दिमाग में रहूँगा और तुम्हारी ज़ुबान मेरी मर्ज़ी के मुताबिक बोलती रहेगी। उसने मेरी हदायत के मुताबिक अपनी मम्मी गॉड मदर से रब्ता किया। दूसरी तरफ माँ की आवाज़ सुनकर बड़े राजदाराना अंदाज में बोली, मम्मी, मैं हूँ आपकी अना। थोड़ी देर पहले मैं आपसे दिल की बात नहीं कह सकती थी, क्योंकि आदिल का वो भाई यहाँ मौजूद था। मेरे कहने पर वो ब्रादर वॉन लुइन को तलाश करने गया है। आदिल अपने कमरे में सो रहे हैं और मैं ड्राइंग रूम में हूँ। अब हमारी बातें सुनने वाला कोई नहीं है। ये कहते ही वो रोने लगी। मैंने उसे इसी तरह रोने पर मजबूर किया। ट्रीसा ने परेशान होकर कहा, मेरी बेटी, मेरी जान, क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ, अपने दिल की बात बोलो। क्या बोलूँ मम्मी? आज सुबह ही आदिल की खुदगर्जी साबित हो गई। मैंने उसे कहा कि वो करोड़ों डॉलर का सोना है, आधा मेरी मम्मी को दे दो, मगर उन्होंने कहा दौलत उनके पास रहेगी और वो आपको मांगने पर थोड़ी सी रकम दे दिया करेंगे। कोई मेरी माँ को मांगने वाली औरत समझे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। शाबाश बेटी, आखिर तेरी ज़ुबान से माँ का खून और मोहब्बत बोल रही है। मम्मी, मैं आपकी तौहीन करने वाले के पास नहीं रहूँगी। क्या मैं वापस आऊँ तो आप ये कहते कहते वो फिर रोने लगी। माँ ने कहा, ना रो मेरी बच्ची, वापस आ जा। इस ठोकर के बाद तो फिर कभी किसी मर्द से धोखा नहीं खाएगी। मैं आऊँगी, लेकिन कसम खाती हूँ ब्रादर वॉन लुइन को तलाश करके उसे साथ लेकर आपके कदमों में आऊँगी। बेटी, भाई की फिक्र न कर, बस तू चलिया। नहीं मम्मी, मेरी वजह से ब्रादर लापता हो गया, मैं आपकी कसम खाती। वो बात काट कर बोली, अरे पगली, कसम ना खा। मैं जानती हूँ तू अपने ब्रादर से कितना प्यार करती है। तू चलिया, तुझे भाई मिल जाएगा। आप क्यों बच्ची समझकर फुसला रही हैं? वह सच कर बोली, मेरी नादान बेटी, उसे अगवा नहीं किया गया है। मेरा बेटा तेरा भाई मेरे पास है। वह सच कर बोली, सच मम्मी? मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप ब्रादर से बात करें। वो अभी तन्वीमी नींद सो रहा है। मैंने उस पर अमल करा के तमाम टेलीपैथी जानने वालों से उसे दूर कर दिया। अब आदिल और उसके टेलीपैथी जानने वाले मुझ पर और मेरे बेटे पर कभी हुकूमत नहीं कर सकेंगे। मैं मरते दम तक गॉड मदर रहूँगी। मेरे बाद तेरा भाई गॉड फादर बनेगा। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि ब्रादर आपके पास सही सलामत है। मुझे आपके झूठ और फ्रॉड पर गुस्सा आना चाहिए, लेकिन आपने ब्रादर की खैरियत की खबर सुनाई, इसलिए मुआफ़ करती हूँ और आपको यह हकीकत बताती हूँ कि आप बहुत बदनसीब हैं।
मैं बदनसीब हूँ, ये क्या कह रही हो? असल बात यह है कि आज सुबह मैंने आदिल से कहा कि वो सोना और हीरे जवाहरात मेरी मम्मी को दे दो। उसने कहा वो आपको दे चुका है। वो झूठ बोलता है। पहले आप मेरी बात पूरी सुने। उसने जो बंगला आपको रिहाइश के लिए दिया था उसके हर कमरे की छतें दोहरी हैं, यानी एक छत के ऊपर दूसरी छत है और दोनों छतों के दरमियान जो खला है वहाँ करोड़ों डॉलर्स का सोना और हीरे जवाहरात रखे हुए हैं। ये झूठ है। उसने तुझसे झूठ कहा और तूने यकीन कर लिया। मेरा आदिल झूठा नहीं है। आप कल रात 2 बजे से आज शाम तक दौलत के साए में नहीं, आपके सर पर सोने और हीरे जवाहरात की छत थी और आप बेखबर थी। अगर ये सच है तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? आदिल ने कहा था, अब ये दौलत किसी के काम नहीं आ सकेगी। यहूदी जासूस लूटे हुए खजाने को तलाश करते फिर रहे हैं। यह खजाना छुपा रहेगा, तभी तुम्हारी मम्मी का होगा और जाहिर होगा, तब भी तुम्हारी मम्मी इसे खर्च करेंगी। देखा ना, तो इतने बड़े खजाने की ऐसी बातें करके मेरा सर घुमा रही है। मैं कैसे यकीन कर लूँ कि यह सच है? आप रूपोश हो चुकी हैं, दोबारा उस बंगले में तस्दीक करने नहीं आएंगी। आपकी रूपोशी का मतलब यही है कि आप अपनी औलाद के साथ आदिल की नज़रों से छुपी रहें। इसका एक तरीका यह है कि आप अपने किसी मामूली एहलकार को उस बंगले में भेज दें। वो वहाँ जाकर अपनी नज़रों से खजाना देखकर आपको बताएगा। मगर वहाँ तो एक ही छत दिखाई देती है, वो खजाना कैसे देखेगा? उस बंगले में 3 अटैच बाथरूम हैं। एक बाथरूम के टाइल्स पिंक कलर के हैं। वहाँ फ्लैश की टंकी में मैल रंग का गंदा सा पानी भरा रहता है। हाँ, वो गंदा पानी देखकर हमने उस बाथरूम को इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए पानी ऐसा रखा गया है कि कोई उसे इस्तेमाल न करे। फ्लैश की टंकी का ढक्कन उठाकर अंदर हाथ डालने से एक छोटी सी गोल चरखी महसूस होगी। उसे ज़रा ताकत से एक तरफ घुमाया जाए तो बाथरूम की स्लाइडिंग छत एक तरफ सरक जाती है और एक छोटी सी आहनी सीढ़ी नीचे आ जाती है। इसके जरिए ऊपर जाकर छतों के दरमियान दूर तक बिखरा हुआ खजाना देखा जा सकता है। तुम मुझे यह राज बता रही हो, क्या तुम्हारा ख्याल है मैं वो खजाना नहीं ले सकूंगी? वो खजाना आप ही का है, आप जब चाहें ले सकती हैं। उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी आप पर है। आप किसी गैर जिम्मेदार शख्स को वहां भेजेंगी तो वो खजाने का राज किसी दूसरे तीसरे कान में फूंक देगा। मैं ऐसी नादान नहीं हूँ, अपने तौर पर तस्दीक करूंगी। वैसे तूने अभी रोने और मेरे पास वापस आने की एक्टिंग क्यों की थी? सच उगलवाने के लिए की थी। आखिर मैं भी एक फ्रॉड माँ की बेटी हूँ। इधर से माँ ने फ़ोन बंद कर दिया। ऐना रिसीवर रख कर उठ गई। उसने मेरे पास आकर मेरी गर्दन में बाहें डाल दी, फिर कहा, आप अजीबोगरीब इंसान हैं। पल भर में दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। मेरा ईमान टूट गया कि माँ कम अज़ कम मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। ये मान टूटने से मुझे दुख हुआ। क्या आप ये दुख दूर करेंगे? हाँ ज़रूर, हर कीमत पर तुम्हारा दुख दूर करूँगा। वो मुझसे अलग होकर लैला के पास आ गई। फिर उसकी गर्दन में बाहें डालकर बोली, आज मेरी एक माँ हमेशा के लिए गुम हो गई है। मैं आपको भाभी नहीं मम्मी कहूँगी। लैला ने मुस्कुराकर कहा, मेरे 2 बेटे पारस और अली तैमूर मुझे अम्मी कहती हैं। उर्दू ज़ुबान में माँ को अम्मी कहा जाता है। मैंने करीब आकर उसे चूम कर कहा, और मैं हूँ तुम्हारा पापा। वो इतनी खुश हो रही थी जैसे अभी पैदा हुई हो और अभी अपने माँ बाप को पहचान रही हो। एक्सरे मैन शाम 5 बजे तक सोता रहा, फिर उठकर बैठ गया। वो एक तवील अरसे से तनहा जिंदगी गुजार रहा था। उसका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त नहीं था, हत्ता कि कोई दुश्मन भी नहीं था, क्योंकि वो बज़ाहिर एक शरीफ और बुज़दिल इंसान की तरह जिंदगी गुजार रहा था। कोई उसे गालियां देता तो वो खामोशी से सुन लेता, कोई उसे मारता तो चुपचाप मार खा लेता। उसने बज़ाहिर कभी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। कोई हर पहलू से महफूज हो और ज़िंदगी के हर शोबे में ताकतवर हो और एक बहुत बड़ी खुफिया तंजीम का सरबराह हो। वह किसी की छोटी सी बात बर्दाश्त नहीं करता। जिस पर गुस्सा आए उसे कुचल कर रख देता है। एक्सरे मैन भी अपनी तौहीन कभी बर्दाश्त नहीं करता था। वो बज़ाहिर गालियां और मार खाकर सर झुका लेता, मगर बाद में उन पर मुसीबतें नाजिल कर देता। किसी को हादसे से 2-4 करके अपाहिज बना देता, किसी को मुज़र दवाएं खिलाकर उसका दिमागी तवाज़ुन बिगाड़ देता, और कोई जान नहीं पाता था कि यह किसी की इंतकामी कार्रवाई है या मुकद्दर की खराबी। वो इंडोर गेम्स में बिलियर्ड और आउटडोर में गोल्फ का शौकीन था। उसे रेस के घोड़ों से दिलचस्पी थी। वो क्लबों में और दीगर नाच गानों की महफिल में नहीं जाता था। औरतों से कोई लगाव नहीं था। 40 बरस का था, अब तक शादी नहीं की थी और ना ही आइंदा बीवी बच्चों को पालने का इरादा था। वह किसी ऐसी जगह नहीं जाता था, कोई ऐसा काम नहीं करता था जिससे बेनकाब होने का खतरा हो। उसमें खुद को नुमाया करने की कभी ख्वाहिश पैदा नहीं हुई। उसने बेशुमार टेलीपैथी जानने वालों को हराम मौत मरते या किसी शहज़ोर की बदतरीन गुलामी करते देखा था और यह सबक हासिल किया था कि गुमनाम रहने में सलामती है। यूं उम्र तवालत इख्तियार करती रहेगी। और वह गुमनामी के खुशकुन नताइज देख रहा था। पिछले कई बरसों से उस पर कोई मुसीबत नहीं आई थी। आदमी ही आदमी पर मुसीबत लाता है और उसकी ज़िंदगी में कोई मर्द, औरत या बच्चा नहीं था जो मुसीबत या परेशानी का सबब बनता। खुदा ने इंसान को मोहतात और महफूज रहने के लिए जो जहानत दी है, वो इस जहानत से पूरी तरह काम ले रहा था। और खुदा की कुदरत कुछ ऐसी भी है कि जिसके आगे मोहतात इंसानी जहन बेबस हो जाता है। 2 बार उसे हादसा पेश आया और वह ज़ख्मी होकर अस्पताल में कई दिनों तक रहा। कभी वो किसी बीमारी में मुब्तला हुआ। इन हालात में कोई भी ख्याल ख्वानी करने वाला उसके अंदर आकर उसे अपना गुलाम बना सकता था। ऐसे वक्त उसकी कोई एहतियाती तदबीर काम न आती।
लेकिन वह मुकद्दर में सिकंदरी लिखवा कर आया था। एक और कुदरती आफत होती है जिसके आगे आदमी बेबस हो जाता है, और वह है मोहब्बत। ये एक कुदरती जज्बा है, दिल में पैदा हो जाए तो धड़का लगा रहता है। एक नौजवान हसीना सारा रॉबिन उसके दिलो दिमाग पर छा गई। उसने पहली बार उसे देखा तो दिल ने कहा, और एक बार देखे। वो रेस के घोड़े पर काफ़ी रकम लगा चुकी थी और रेलिंग के पास खड़ी हुई घोड़ों को दौड़ते हुए देख रही थी। उसका घोड़ा तीसरे नंबर पर था और वह उछल उछल कर उसे अव्वल आने के लिए कह रही थी। उसकी आवाज़, उसकी अदाएं और उसकी शख्सियत दिल को भा रही थी। वह घुड़ दौड़ भूल कर उसे देखने लगा। उसे एहसास हुआ कि गलती कर रहा है, यह जज्बा तबाही की तरफ ले जाएगा। वह फ़ौरन ही पलट कर जाने लगा। दिल मचल रहा था कि वापस जाए, इस हसीना से बात करे, इससे दोस्ती करे, लेकिन उसने कभी किसी लड़की से बात नहीं की थी। वह एक स्नैक बार में आकर बैठ गया। जब उसे दिल से ना निकाल सका तो तसल्ली के लिए उसके दिमाग में पहुंचकर उसके ख्यालात पढ़ने लगा। उसका नाम सारा रॉबिन था। वह एक अरबपति यहूदी मुजिज रॉबिन की बेटी थी। उसके 2 सौतेले भाई थे जो उसके दुश्मन थे और चाहते थे कि वो मर जाए ताकि बाप की दौलत की एक हिस्सादार ख़त्म हो जाए। वो खुशहाल भी थी और बदहाल भी, भाइयों से परेशान रहती। उसने कई बार सोचा कि कहीं भाग जाए या अपनी जान दे दे, लेकिन उसकी एक वफादार मुलाजमा थी। एक बार उसने जहर पीने की कोशिश की। मुलाजमा ने बर वक्त आकर उससे जहर की शीशी छीन ली। वो बोली, मरियम मुझे मर जाने दो, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। मरियम ने कहा, तुम क्यों मरोगी, तुम्हारे दुश्मन मरेंगे। गॉड ने यह ज़िंदगी एक ही बार जीने के लिए दी है, इसे ख़त्म ना करो, अपने जीने का हक हासिल करो। कैसे हासिल करूं? बाप को कारोबार से फुर्सत नहीं, भाइयों को दुश्मनी के सिवा कुछ नहीं आता। मैं किससे अपने हकूक तलब करूं? अपने शौहर से। क्या कह रही हो, मेरी शादी नहीं हुई है, शौहर कहाँ से आ गया? जल्द से जल्द किसी को पसंद करो, शादी करो। जो नया शख्स तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा वह तुम्हारा मुहाफिज होगा, तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हें इतनी खुशियां देगा कि तुम मरने का ख्याल दिल से निकाल दोगी। वो मरियम की बातों पर गौर करने लगी। मरियम ने जहर की शीशी उसके सिंगार मेज की दराज में रखते हुए कहा, मैंने इसे यहाँ रख दिया है, तुम मेरे मशवरे पर अमल करो। अगर तुम्हें कोई पसंद का जीवन साथी ना मिले, बाप और भाइयों की तरह एक महबूब से भी सदमात मिले, तो फिर बेशक ये जहर निकाल कर पी लेना, मगर कम से कम 1 माह तक मेरे मशवरे पर अमल करो। और वो अमल कर रही थी। तफरीही मुकामात पर जाती और कोई जवान ज़रा अच्छा लगता तो उसके मुतल्लिक सोचती क्या दोस्ती करे, लेकिन दिल पूरी तरह माल नहीं होता था। वो रेस कोर्स में भी इसी मकसद के लिए आई थी। बज़ाहिर घोड़ों में दिलचस्पी ले रही थी, बबातिन किसी मर्द में दिलचस्पी लेने का इरादा था। एक्सरे मैन उसकी ये तमाम ख्यालात पढ़ रहा था और महसूस कर रहा था कि दिल 1000 बहलाने के बावजूद नहीं बहल रहा। जज्बात सारा को मांग रहे हैं। वो जज्बात को कुचलते हुए रेस कोर्स से घर चलाया। अपनी यहूदी तंजीम के मुख्तलिफ मामलात में खुद को मसरूफ़ रखने लगा। अहम मामलात पर इतनी तवज्जो मरकूज़ करनी पड़ती है कि ऐसे में कोई जज्बा पास नहीं फटकता। उसने बड़ी कामयाबी से सारा को भुला दिया, लेकिन रात को सोते वक्त वो फिर निगाहों के सामने घूमने लगी। वह थोड़ी देर तक करवटें बदलता रहा, फिर उसने गहरी नींद सोने के लिए दिमाग को हदायत दी। ऐसे वक्त फिर सारा दिमाग से निकल गई और नींद आ गई। आदमी ज़मीन की तह में और समुंदर की गहराइयों में सुरंग बनाता है, मोहब्बत ख्वाबीदा दिमाग में सुरंग बनाती है। सारा ख्वाब में आ गई। वो सुबह उठकर बड़ा परेशान हुआ। कभी कोई लड़की उसके ख्वाबों में नहीं आई थी। पहली बार सारा ने आकर समझा दिया कि वो उसकी ज़िंदगी में आकर रहेगी और उसके तमाम असूलों की ऐसी तैसी कर देगी। जब उसके अंदर कोई ख्वाहिश कभी मचलती थी तो वो अपनी एक डायरी खोलकर पढ़ता था। इस डायरी में बेशुमार सुनहरी असूल लिखे हुए थे, उनमें कुछ हदायत भी लिखी हुई थी। एक जगह लिखा हुआ था, ख्वाहिश कोई सी भी हो वो पुरकशिश लगती है, जब वो पूरी हो जाती है तो कशिश खो देती है। दूसरे सफ़े पर लिखा हुआ था, औरत को पा लेने की ख्वाहिश में सिर्फ कशिश ही नहीं होती, दीवानगी भी होती है। अगर ये हद तक दिमाग में समा जाए कि कुव्वत इरादी को और ठोस असूलों को मुतज़लज़ल कर दे, तो दानिशमंदी ये है कि अपनी तबाही से पहले दिल पर जबर करके उस औरत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। उसने डायरी बंद कर दी। यही तरीक़ेकार उसके हक़ में बेहतर था। सारा इस दुनिया में थी, इसलिए उसके ख्वाबों और ख्यालों में घुसी आ रही थी। जब उसका वजूद मिट जाएगा और उसका हुस्न शबाब से भरपूर बदन नहीं रहेगा तो दिल किसे तलब करेगा, किसके लिए तड़पेगा? ये किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। उसने दूसरी रात सारा के दिमाग पर कब्जा जमाया। वो कहीं बाहर जाने के लिए तैयार थी। उसने सिंगार मेज की दराज से जहर की वो शीशी निकाली, फिर उसे परस में रखकर अपनी कार में आकर बैठ गई। वो किसी क्लब में जाने का इरादा करके निकली थी, लेकिन ख्याल ख्वानी के ज़ेरे असर थी। एक बड़े होटल में आकर एक बिस्तर पर लेट गई। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे सारा के साथ देखे, इसलिए उसने सारा को ऐसे मसरूफ़ होटल में बुलाया था जहाँ आने जाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। वहाँ कोई उसे ख़ास तौर पर पहचान नहीं सकता था। वो उस कमरे में आ गया। सारे एक अजनबी को देखकर उठ बैठी, फिर बोली, कौन हो तुम? वह दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद पलट गया। उसके करीब आते हुए बोला, तुम किसी क्लब में जाने वाली थी, मेरे जादू के असर से यहाँ आ गई हो। तुम्हारे हुस्न शबाब ने मुझे पागल बना दिया है। वो बिस्तर से उतर कर बोली, मैं यहाँ कैसे चली आई ये नहीं जानती, यकीनन ये जादू ही है।
मुझे बताओ तुम्हारी नीयत क्या है। मैं तुम्हारे हुस्न व शबाब से खेलूंगा, फिर तुम्हें वो जहर पीकर मरने पर मजबूर कर दूंगा जो तुम्हारे परस में है। ओ गॉड, तुम ये भी जानते हो कि मेरे परस में क्या है। मैं समझ गई हूँ। मेरे सौतेले भाइयों ने मुझे हलाक करने के लिए तुम्हें भारी रकम दी है। क्या तुम ऐसे दरिंदे हो कि मुझे किसी दुश्मनी के बगैर जान से मार डालोगे? तुम मेरी बहुत बड़ी दुश्मन हो। जिंदा रहोगी तो मेरे हिसाब पर सवार होगी, ख़त्म हो जाओगी तो तुम्हें तलब करते रहने का जुनून भी ख़त्म हो जाएगा। वह आगे बढ़ा। सारा पीछे हट गई। उसने हंसते हुए कहा, अभी तुम्हारे दिमाग पर कब्जा जमाऊंगा तो खुद ब खुद मेरी आगोश में चली आओगी। मैं जब जादू के असर में नहीं रहूंगी, अपनी इज्जत को बचाए रखने की कोशिश करूंगी। उसने दिमाग पर कब्जा जमाया, वो उसकी आगोश में चली आई। उसने दिमाग को आज़ाद छोड़ा तो वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। पहली बार एक हसीना उसे आकर लगी थी। पहली बार पता चला कि हुस्न शबाब को छूने से कैसे रग रग में बिजली दौड़ती है और आदमी एक अजीबोगरीब तलीसम कदे में पहुंच जाता है। वो अलग हो गई, फिर परेशान होकर बोली, मैं तुमसे बच सकती हूँ, तुम्हारे जादू से बच नहीं पाऊंगी। वो बोला, दानिशमंदी यही है कि दिल से राजी हो जाओ। वह गहरी सांस लेकर बोली, मुझे मानना ही पड़ेगा। क्या मैं बाथरूम जा सकती हूँ? ज़रूर जाओ, लेकिन अपना परस यहाँ रख कर जाओ। मैं हवस पूरी करने से पहले तुम्हें खुदकुशी करने नहीं दूंगा। सारा एक सोफे पर अपना परस फेंक कर जाने लगी। वो बोला, 15 मिनट में बाहर नहीं आओगी तो मैं जादू के जोर से बाथरूम का दरवाज़ा खुलवा लूंगा। उसने बाथरूम में जाकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। वो अब तक हुस्न की नज़ाकत को और उसके बदन की हरारत को महसूस कर रहा था। उस पर अजीब सा नशा तारी हो गया था। वो सोच रहा था, अगर मुझे मालूम होता कि औरत के वजूद में ऐसी जादूगरी भरी हुई है तो मैं 40 बरस तक कंवारा न रहता। अब सारा को हलाक नहीं करूंगा, उसे अपनी मामूला और ताबेदार बनाऊंगा। फिर जब भी उसकी ज़रूरत होगी उसे अपने पास बुला लिया करूंगा। वो सोचते सोचते चौंक गया। बाथरूम का दरवाज़ा एक झटके से खुला था। फिर वो चीख कर बोली, शैतान जादूगर, मैं तुझ पर थूकती हूँ। मेरे दुश्मन भाइयों ने मुझ पर बदचिलनी का इल्ज़ाम लगाया, मगर मुझ में पारसाई है। मुझे सिर्फ वही छू सकता है जिसे मैं चाहती, मगर अब वो मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। मैंने जहर पी लिया है, मैं जा रही हूँ। वो बाथरूम से बाहर आई, फिर लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ी। वो घबरा गया। फौरन उसके दिमाग में पहुंचकर मालूम किया। पता चला कि सारा ने जहर की शीशी पहले ही पर्स से निकालकर अपने गिरेबान में छुपा ली थी। वो धोखा खा गया। उसने नादानिस्तगी में उसे बाथरूम के अंदर जाकर जहर पीने का मौका दे दिया। उसकी दिमागी हालत बता रही थी कि सर बुरी तरह चकरा रहे, आंखों के सामने अंधेरा छा रहे और जहन तारीकियों में डूबता जा रहा है। वह फौरन ही उसके दिमाग से निकल आया, उसके कमरे से निकल आया। अब किसी की नज़रों में आकर एक मर्डर केस में मुलविस नहीं होना चाहता था। होटल से बाहर आते ही अपनी कार में बैठकर वहां से भागता चला गया। उस रात उसे नींद न आई, लेकिन दिमाग को हदायत देने के बाद नींद आ गई। फिर वही हुआ, वो ख्वाब में आई। उसका चेहरा तो नजर नहीं आया, लेकिन वो नींद में आंच देने वाले मुलायम बदन को महसूस करता रहा। उसने सोचा था कि उसे मार डालेगा तो किस्सा तमाम हो जाएगा, लेकिन वो मौत के बाद भी अपने वजूद की हरारत याद दिलाकर उसका सुकून गारत करने लगी। उसके जहन में यह नक्श हो गया कि वह बदन हासिल करने से ही सुकून हासिल होगा। अब तो वो बदन नहीं रहा। वह दूसरी हसीनाओं को घूर घूर कर देखने लगा। उनमें सारा को तलाश करने लगा। उनमें सारा नहीं मिली, मगर उसकी झलक मिलने लगी। वह असूलों का पाबंद था। औरत की कुर्बत को तबाही का पेश खैमा समझता था, मगर उसकी एक गलती ने औरत को उसके लिए सबसे ज़्यादा अहम बना दिया। उसने एक हसीना से दोस्ती की, दूसरी सुबह उससे बेजार हो गया। दूसरी हसीना से दोस्ती की, तीसरी सुबह उससे बेजार हो गया। वह सब शराब की आदि नशे की तरह थी। रात को पियो तो सुबह नशा उतर जाता था, जबकि सारा का नशा सर चढ़कर बोलता था। उसकी मौत के बाद भी वो नशा नहीं उतर रहा था। ये उस शाम का जिक्र है जब एक्सरे मैन, टेरी आदम और पूरी यहूदी तंजीम परगोला को कब्रिस्तान में घेरने की कोशिशों में मसरूफ़ थी। उस रात एक्सरे मैन एक रेस्तोरां में बैठा खा रहा था और ख्याल खोनी के जरिए टेरी आदम और ब्रेन आदम वगैरह के दिमागों में पहुंचकर उनकी ही सोच में उन्हें हदायत दे रहा था। ऐसे ही वक्त वह रेस्तोरां के बाहर देखकर चौंक गया। उसे सारा नजर आई थी। वह हैरत से खाना छोड़कर उठ गया, लेकिन वो कार में बैठकर सामने वाली सड़क पर जा रही थी। रेस्तोरां से बाहर आने तक वो कार नज़रों से ओझल हो गई। वो इन 4 दिनों में कई बार अपने कमरे में और बाजारों में उसकी झलक देख चुका था। इस वक्त भी उसका वजूद फरेबे नज़र लग रहा था। वह अपनी मेज़ पर वापस आकर बैठ गया। दिल धड़क धड़क कर कह रहा था कि वह फरेबे नज़र नहीं, जिंदा है। उसके लिए अभी तक जिंदा है। उसने सारा की आवाज़ और लहजे को गिरफ्त में लिया, फिर ख्याल खानी की परवाज़ करके मंजिल तक पहुंचा तो हैरानी से ऊपर की सांस ऊपर रह गई। वह जिंदा थी। उसके जी में आया, खुशी से उछल पड़े, लेकिन रेस्तोरां में तमाशा बनने वाली बात थी। उसने खुशी पर काबू पाते हुए सोचा, ये अच्छा हुआ कि रेस्तोरां के बाहर उससे सामना नहीं हुआ। वह मुझे देखकर बिदक जाती, मुझसे नफरत करती, मुझे जादूगर समझकर मेरे जादू से बचने के लिए फिर खुदकुशी कर सकती है। लेकिन यह जहर पीने के बाद जिंदा कैसे रह गई? उसने सारा के ख्यालात पढ़े। पता चला उसकी मुलाजमा मैरी ने जहर की वो शीशी सिंगार मेज की दराज में सारा के सामने रखी थी। फिर उसकी अदम मौजूदगी में उस शीशी का जहर फेंककर उसे अच्छी तरह धोकर उसमें ऐसी दवा भरी थी जिसे पीने के बाद सारा पर बेहोशी तारी हो गई थी।
उस पर यह नफ्सियाती असर था कि वो जहर पी चुकी है, इसलिए जहन में यही तकरार थी कि जहर असर दिखा रहे और वो मौत की तारीकियों में डूब रही है। एक्सरे मैन ने यही ख्यालात पढ़े थे और एक मुजरिम की तरह घबरा गया और वहां से भाग गया। चूंकि ये यकीन था कि वह जहर खाकर मर चुकी है, इसलिए उसने परेशानी और उससे महरूमी के बायस उसके दिमाग में जाकर उसकी मौत की तस्दीक नहीं की थी। अब उसने फैसला किया कि इसे हाथ से नहीं जाने देगा, उसके दिमाग में चुपचाप रहा करेगा, उसकी ही सोच में उसे अपनी तरफ माइल करता रहेगा। फिर परगोला गिरफ्तार हो जाएगा, उसके 2 टेलीपैथी जानने वाले जेरी और थर्माल भी काबू में आ जाएंगे। तब वो इत्मीनान से सारा का सामना करेगा। इस दौरान वो उसकी तरफ माइल ना हुई तो तनवीमी अमल के जरिए उसे अपनी मामूला बना लेगा। फिर वो सुबह तक परगोला के सिलसिले में परेशान रहा। वो गिरफ्त से निकल भागा था। दूसरी तरफ आदिल ने उसे परेशान कर रखा था। उसे यकीन था कि वो शाम तक सोकर उठेगा तो यहूदी तंजीम के ज़हीन ब्रादर्स और टेलीपैथी जानने वाले परगोला और आदिल को गिरफ्तार कर चुके होंगे। उसने शाम को बेदार होते ही ब्रेन आदम के ख्यालात पढ़े। पता चला कि अब तक दोनों की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। उनका सुराग नहीं मिल रहा है कि वो कहाँ रूपोश हो गए हैं। ब्रेन आदम के ख्यालात पढ़ने से एक नई बात यह मालूम हुई कि इसराइल में पाशा की तरह गैर मामूली कुव्वत समात व बसारत रखने वाला यहूदी है। उसका नाम जेफरे हेराल्ड है। वो यहूदी वतन परस्त और कौम परस्त है और हर तरह की पाबंदी से आज़ाद रहकर यहूदी तंजीम के काम आता रहेगा। एक्सरे मैन ने ब्रेन आदम की सोच में कहा, हमें जाफरी पर उस वक्त तक भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक वह हमारी ख्याल ख्वानी करने वालों के ज़ेर असर न आए। ये बड़े काम का आदमी है। हमें इसका पता ठिकाना मालूम करके इस पर काबू पाना चाहिए। फिर इसके ज़रिए अधूरे फार्मूले मुकम्मल कराए जा सकते हैं। एक और नाकामी ये हुई थी कि माफिया की गॉड मदर अपनी तमाम औलाद के साथ कहीं रूपोश हो गई। आदिल और परगोला समेत जितने रूपोश होने वाले हैं उनमें से कोई दूसरी रात तक न मिल सका। तो ये ख्याल कायम किया गया कि ये लोग इसराइल के दूसरे शहरों में चले गए हैं। पुलिस और इंटेलिजेंस वालों ने उन्हें तलाश करने की मुहिम को दूसरे बड़े शहरों तक फैला दिया। जबकि अंधेरा चराग तले था, सब के सब तेल अबैब और हैफा में मौजूद थे। एक्सरे मैन इतनी सारी उलझनों में गिरफ्तार था कि सारा की तरफ ध्यान देने का मौका नहीं मिल रहा था। फिर भी दिल कह रहा था सारा उसके बाजू में आएगी। उसने घड़ी देखी, रात के 11 बजने वाले थे। तिल अबैब के एक मुजाफाती इलाके में उसका एक छोटा सा बंगला था। उसने ये तय किया कि अभी वहाँ जाएगा, फिर सारा के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमाकर उसे वहाँ बुलाएगा। ये रात उस हसीना पर भारी होगी। दूसरी सुबह वो उसकी मामूला और ताबेदार बन जाएगी। जाफरी हेराल्ड के हाथ में एक ब्रीफ केस था। दूसरा ब्रीफ केस हीरो के हाथ में था। उसमें हीरो का पोर्टेबल कंप्यूटर रखा हुआ था। जाफरी के ब्रीफ केस में ज़रूरी कागजात के साथ उसकी एक अहम डायरी रखी रहती थी, लेकिन उस रात उसमें साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर का इजाफा हो गया था। वो दोनों बंगले से निकलकर पोर्च में खड़ी हुई गाड़ी के पास आए। हीरो स्टीयरिंग सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठने लगा। जाफरी ने कहा, मेरे दोस्त, तुमने ड्राइविंग सीखी है लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस हासिल नहीं किया। कम ऑन, मुझे ड्राइव करने दो। हीरो ने इशारे से कहा, मैं ही ड्राइव करूंगा, तुम साथ वाली सीट पर आओ। वो बोला कि इसी रास्ते में ट्रैफिक पुलिस के किसी अफसर ने रोक लिया तो एक बंदर से कार ड्राइव कराने के जुर्म में दोनों ही अंदर हो जाएंगे। हीरो ने उसे घूर कर देखा, फिर अपना ब्रीफ केस लेकर पिछली सीट पर आ गया। जाफरी ने कहा, अब तुम नाराज़ हो गए हो, मेरे साथ नहीं बैठोगे? कोई बात नहीं, मेरी पूरी कोशिश होगी कि कल तक मैं अपनी अलग रिहाइश इख्तियार कर लूँ। उसने स्टीयरिंग सीट संभाली, फिर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। उसकी तमाम खिड़कियों में कलर्ड शीशे थे। बाहर वालों को अंदर बैठा हुआ हीरो नज़र नहीं आता था। जाफरी ने तेज़ रफ्तारी से ड्राइव करते हुए कहा, तुम मेरे साथ तिल अबैब से हैफा तक कई बार सफ़र कर चुके हो, अभी जाफा की तरफ जा रहे हो सकता है वहाँ मुझे अपने लिए एक बंगला मिल जाए और तुम्हारी अलहदा रहने की ख्वाहिश पूरी हो जाए। हीरो की तरफ से खामोशी थी, क्योंकि वह कंप्यूटर के बगैर जवाब नहीं दे सकता था, इसलिए सिर्फ उसकी बातें सुन रहा था। अगरचे खिड़की के बाहर तारीकी थी। शहर से बाहर निकल आने के बाद तारीकी और गहरी हो गई थी, ताहम वो अपनी गैर मामूली कुव्वत बसारत से दूर तक साफ देख रहा था। कहीं वीरान सा मैदानी इलाका था, कहीं पहाड़ियाँ और दरख्त दिखाई दे रहे थे। जाफरी ने एक जगह गाड़ी मोड़ दी, हाईवे को छोड़कर एक छोटे से रास्ते पर चलने लगा। हीरो ने कोई एतराज़ न किया, आराम से सीट की पुश्त से टेक लगाए बैठा रहा। फिर गाड़ी की रफ्तार धीमी होने लगी तो हीरो ने आहिस्तगी से अपना ब्रीफ केस खोला। उसमें पोर्टेबल कंप्यूटर के साथ एक साइलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर था। जैसे ही गाड़ी रुकी, उसने रिवॉल्वर उठाकर उसकी नाल जाफरी की खोपड़ी से लगा दी। जाफरी ने सर घुमाकर देखा, फिर दम बखुद रह गया। उसने जो चाल सोची थी वही चाल हीरो उस पर आजमा रहा था। वो परेशान होकर बोला, मेरे दोस्त, इस हरकत का मतलब क्या है? वह मुस्कुराया, फिर हाथ के इशारे से बोला, अपना ब्रीफ केस मुझे दो। जाफरी ने पूछा, तुम मेरा ब्रीफ केस क्यों मांग रहे हो? क्या तुम मुझे गोली मारकर एहसान फरामोश कहलाना चाहते हो? हीरो ने रिवॉल्वर की नाल उसकी पेशानी से लगाई। वह सहम कर अपना ब्रीफ केस उठाकर देते हुए बोला, इसे लेकर क्या करोगे? इसमें कुछ नहीं है। वो ब्रीफ केस लेकर गाड़ी से बाहर आ गया, फिर उसे निशाने पर रखकर बाहर निकल आने का इशारा किया। जाफरी ने ऐशो इशरत की तवील ज़िंदगी गुजारने के लिए बड़े कामयाब तजुर्बात किए थे।
बूढ़े से जवान हो गया था, एक गैर मामूली इंसान बन गया था। अब इतनी आसानी से मरना नहीं चाहता था। वह हीरो के हुक्म की तामील करता हुआ बाहर आ गया। गन पॉइंट पर चलता हुआ गाड़ी के बोनेट के पास आया। हीरो ने ब्रीफ केस को बोनेट पर रखकर इशारों से पूछा, नंबर बताओ। उसे नंबर बताना पड़ा। उन नंबरों के मुताबिक ब्रीफ केस खुल गया। अंदर से साइलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर बरामद हो गया। जाफरी ने हिचकिचाते हुए कहा, इसे मैंने अपनी हिफाजत के लिए रखा है। हीरो के 2 हाथों में 2 रिवॉल्वर थे। उसने जाफरी के रिवॉल्वर से उसके कदमों की तरफ गोली चलाई। पहले एक गोली, फिर दूसरी गोली। उसके कदमों के पास मिट्टी उड़ती गई। वो उछल उछल कर बोला, ये क्या कर रहे हो? क्या अपने मौसिन को गोली मार दोगे? उसने और 4 गोलियां उसके दाएं बाएं चलाईं, फिर रिवॉल्वर खाली होते उसकी तरफ उछाल दिया। जाफरी ने इसे कैच किया, मगर वह अब उसके काम का नहीं रहा था। हीरो ने इशारों की जुबान से कहा, यह वही रिवॉल्वर है जिससे तुम मुझे हलाक करना चाहते थे। लो, अब गोलियां चलाओ। वो आजिजी से बोला, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें हलाक करना नहीं चाहता था। हीरो ने अपने रिवॉल्वर की भी 5 गोलियां चलाईं, फिर हर गोली के साथ इशारों में कहता गया, इकरार करो कि मुझे कत्ल करना चाहते थे। दूसरे रिवॉल्वर की भी 5 गोलियां ज़ाया हो गईं। हीरो ने रिवॉल्वर के चैम्बर से आखिरी गोली निकालकर अपनी जेब में रखी। जैसे ही वो खाली हुआ, जाफरी ने उस पर छलांग लगाई। उसे घून से मारता हुआ पीछे ले गया। फिर वो अचानक इंसान से बंदर की खसलत पर आ गया। यकबारगी फिजा में उछलकर मुकाबिल के सर पर से गुजरकर पीछे आया। फिर उसके पलटते ही एक लात उसके मुंह पर मारी। दोनों शाहजोर थे, गैर मामूली जिस्मानी कुव्वतों के हामिल। जाफरी की यह बदबख्ती थी कि वह बंदर नहीं था, फिजा में कलाबाजियाँ नहीं खा सकता था और फ्लाइंग किक नहीं मार सकता था, इसलिए मारने से ज़्यादा मार खा रहा था। 15 मिनट के मुकाबले में जाफरी लहूलुहान हो गया। लड़खड़ाते हुए कहने लगा, रुक जाओ, क्या मुझे जान से मार दोगे? हीरो ने हाँ के अंदाज में सर हिलाया, फिर उसकी पिटाई की। वो कभी उठ रहा था, कभी हाथ और लात खाकर गिर रहा था। अगर जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होता तो इतनी मार खाने के बाद मर चुका होता। ये बात हीरो अच्छी तरह जानता था कि वह सिर्फ लात और घूंसों से नहीं मरेगा। वह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ गाड़ी के बोनेट के पास आया। वहां ज़मीन पर पड़े हुए अपने रिवॉल्वर को उठाया, फिर अपनी जेब से आखिरी गोली निकालकर चैम्बर में डालने लगा तो जाफरी गिड़गिड़ाया, नहीं हीरो, फॉर गॉड सेक मुझे गोली ना मारना, मैं तुम्हारा खालिक हूँ। तुम बंदर थे, मैंने तुम्हें इंसान बना दिया। आज मैं तुमसे अपने एहसानात का बदला चाहता हूँ। मुझे उन तमाम एहसानात के बदले ज़िंदगी दे दो। हीरो ने उसका निशाना लिया, फिर एक हाथ के इशारे से बोला, इकरार करो कि मुझे कत्ल करना चाहते थे। वह ज़मीन पर पड़ा हुआ था, दोनों हाथ जोड़कर कह रहा था, हाँ हाँ, मैं इकरार करता हूँ, मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था, तुम्हें मार डालना चाहता था, मगर अब। बात पूरी होने से पहले आखिरी गोली उसके सीने में पैवस्त हो गई। वह ज़मीन पर मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पने लगा। ऐसे वक्त कमज़ोर अफराद खुश नसीब होते हैं, गोली खाते उनका दम निकल जाता है। जाफरी के लिए गैर मामूली जिस्मानी कुव्वत अजाब बन गई थी, आसानी से नहीं निकल रही थी। चूंकि हीरो खुद ऐसी कुव्वतों का हामिल था, इसलिए खूब समझता था कि जाफरी हाथों और लातों से थोड़ा मरेगा, रिवॉल्वर की गोली से आधा मरेगा। और उसने गाड़ी की डिग्गी से पेट्रोल का कैन निकाला, फिर उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। वह वापसी में गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। जिसका लाइसेंस था, जिसकी गाड़ी थी, वो जलकर कोयला हो गया था। कोई उसका लाइसेंस और तस्वीर देखकर भी उसे नहीं पहचान सकता था। जाफरी अपनी ही दुश्मनी के नतीजे में हलाक हुआ। हीरो उसे मारना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे इतनी बड़ी दुनिया में एक अच्छे इंसान की ज़रूरत थी। अगर जाफरी चाहता तो रफ्ता रफ्ता उसे इंसानों की दुनिया में मुतारिफ करा सकता था, लेकिन वो उसे हमेशा 4 दीवारी में कैद रखना चाहता था। हीरो ने अपनी जान तो बचा ली थी, लेकिन अब भी वही मसला था कि किसी अच्छे साथी के बगैर इंसानों के दरमियान आएगा तो तमाशा भी बनेगा और लोग उसे परेशान भी करेंगे। फिर ये कि जब तक मंजर आम पर नहीं आएगा, तब तक पहले की तरह 4 दीवारी में छुपा रहेगा, और छुपा रहेगा तो ज़िंदगी की ज़रूरियात कैसे पूरी करेगा। इस मसले का हल एक ही था कि कोई काबिल एतमाद साथी या कोई वफ़ादार मुलाजिम मिले। लेकिन ये वफ़ादार और काबिल एतमाद लोग कहाँ मिलते हैं? इंसानों की दुनिया में तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हीरो की ज़िंदगी में बड़ा मुश्किल वक्त आ पड़ा। उसने बंगले के पोर्च में गाड़ी रोक दी। बंगले के अंदर तारीकी थी। उसे और जाफरी को बिजली की रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वह अंधेरे में घर के अंदर का एक एक तिनका देख लेते थे। वैसे दुनिया वालों को दिखाने के लिए 1 या 2 कमरों की लाइट्स ऑन रखते थे। उसने अंदर आकर जाफरी के कमरे की तलाशी ली। उसके सेफ से तमाम रकम निकाल कर एक अटैची में रख ली। फिर वो उस कमरे में आया जिसे लेबॉर्ट्री बनाया गया था। जाफरी ने गैर मामूली समात व बसारत और हैरत अंगेज़ जिस्मानी कुव्वतें हासिल करने की दवाएं और इंजेक्शन तैयार करके वहाँ एक सेफ में रखे हुए थे। उसे अंदेशा था कि कभी अचानक किसी वजह से बूढ़ा या कमज़ोर होगा तो फिर वह दवाएं इस्तेमाल करेगा। हीरो ने वह तमाम दवाएं निकाल कर एक छोटी सी अटैची में अपने कपड़ों के दरमियान रख ली। वो डायरी भी रखी जिसमें दवाओं के इस्तेमाल का तरीका लिखा हुआ था। दवाओं के फार्मूले कहीं लिखे हुए नहीं थे, क्योंकि वो जाफरी को ज़ुबानी याद थे, और अब वो फार्मूले उसी के साथ नाबूद हो गए थे। वो एक जगह बैठा थोड़ी देर तक सोचता रहा। 2 बातें अहम थीं। एक तो ये कि उसे वो जगह छोड़ देना चाहिए और कोई नई रहायश का तलाश करना चाहिए, लेकिन शायद कोई आधा बंदर और आधा इंसान को किराए पर मकान ना दे।
इंसान बेशक बंदर पालता है मगर कोई उसे पालने के लिए तैयार ना होगा। वो अटैची और पोर्टेबल कंप्यूटर उठाकर फिर गाड़ी में आ गया। डिग्गी से कैन निकालकर पेट्रोल की टंकी फुल की। एक और रास्ता यह था कि वो शहर से दूर किसी ऐसे वीराने में चला जाए जहां 2-4 मकानात हों, लोग ज़्यादा ना हों। वो कम लोगों के दरमियान थोड़ी देर अजूबा बनकर उनसे दोस्ती कर सकेगा। पर गोलना ने वॉन लुइन पर तनवीं में अमल करने के बाद उसे चंद घंटों के लिए सुला दिया। अमल करने से पहले ट्रीसा के गार्ड ने कहा था, तुम हमारे सामने अमल करोगे ताकि हमें मालूम हो कि तुम धोखा नहीं दे रहे हो। पर गोलना ने कहा, तनवीं अमल तन्हाई में होता है, किसी तीसरे की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। दूसरे गार्ड ने कहा, हम अमल के दौरान बिल्कुल खामोश रहेंगे। तुम वॉन लुइन के दिमाग को सिर्फ लॉक करोगे, दूसरे ख्याल खोनी करने वालों का रास्ता रोकने की बातें नक्श करोगे तो हम मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन कोई और बात इसके दिमाग में ठूंसना चाहोगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। वो बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सामने अमल कर रहा हूँ। वॉन लुइन एक बिस्तर पर आकर लेट गया। जेरी ने पूछा, बॉस अब क्या किया जाए? तुम वॉन लुइन के दिमाग पर कब्जा जमाए रखो। मैं अमल के दौरान जो बोलूँगा उसका जवाब तुम वॉन लुइन की ज़ुबान से दोगे। मैं इसे तनवीं में नींद सोने का हुक्म दूंगा, तुम इसकी आंखें बंद कर दोगे। जेरी ने उसकी हदायत पर अमल किया। एक गार्ड वहाँ मौजूद था, पर गोला उसके सामने बड़े रोब और दबदबे से तनवीं में अमल करता रहा। कुछ सवालात करता रहा जिनके जवाबात वॉन लुइन की ज़ुबान से जारी देता रहा। पर गोला ने हुक्म दिया कि वो आइंदा पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोकेगा, फिर दुश्मनों को भगाकर सांस लिया करेगा। वॉन लुइन ने कहा कि वह ऐसा ही करेगा। फिर उसने हुक्म दिया कि वह तनवीं में नींद सो जाए। इसके साथ ही वॉन लुइन ने आंखें बंद कर ली। निगरानी करने वाला गार्ड मुतमईन होकर पर गोला के साथ कमरे से बाहर आ गया। इस कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया गया था ताकि वॉन लुइन आराम से सोता रहे। दोनों गार्ड्स अपनी आंखों से देख रहे थे कि अब उनकी मालका के बेटे के पास कोई नहीं जा रहा, जबकि जेरी उसके अंदर था। उसे थपक थपक कर सुलाने के बाद उसे परगोला का मामूल और ताबेदार बना रहा था। ट्रीसा के 3 गार्ड्स थे, पर गोला एक को पहले ही ताबेदार बना चुका था। उसने उस ताबेदार को बाजार भेजकर एसाब को कमज़ोर करने वाली दवा मंगवाई थी। 1 घंटे बाद ट्रीसा अपनी 2 बेटियों के साथ आ गई, जो गार्ड परगोला का ताबेदार था। उसके जरिए थरमाल ने चाय बनवाई और उसमें वो दवा हल कराई। ट्रीसा अपने बेटे को तनवीं में नींद सोते देखकर मुतमईन हो गई थी। उसने परगोला से कहा, अगर तुम्हारा ये अमल कामयाब रहेगा और मेरा बेटा टेलीपैथी जाने वालों से महफूज रहेगा तो मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगी। वो बोला, मेरा सबसे बड़ा इनाम यही होगा कि मैं आपकी खिदमत आइंदा भी करता रहूँ। सबके सामने चाय की प्यालियाँ पहुँच गईं। मैक्सी गुसल करने गई थी। ट्रीसा और मामेला वो चाय पीने लगी। बाहर बैठे हुए 2 गार्ड्स के हाथों में भी प्यालियाँ थमा दी गईं। वो भी थके हुए आए थे, चाय को नेमत समझकर पीने लगे। मैक्सी गुसल से फारिग होकर कमरे में आई, फिर आईने के सामने गीले बालों को तौलिए से खुश्क करने लगी। आईने के करीब दरवाज़ा था। इस बंद दरवाजे की दूसरी तरफ से उसने अपनी माँ की आवाज़ सुनी। वो अपने गार्ड से गुस्से में पूछ रही थी, ये चाय कैसी थी? मेरा दिल घबरा रहा है। सच सच बताओ, क्या तुमने इसमें कुछ मिलाया है? मैक्सी आईने के सामने से हटकर दरवाजे के करीब आई। उसे अपनी बहन मामिला की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी, मम्मी मेरा भी दिल घबरा रहा है, मैं कमज़ोरी महसूस कर रही हूँ, कुछ गड़बड़ है मम्मी। पर गोला का कहका सुनाई दिया। फिर वह बोला, चाय तो हलक से उतर गई, तुम में से कोई उगल नहीं सकेगा। गॉड मदर, मैंने तेरे बेटे को अपना गुलाम बना लिया। तुम सबके दिमागों को भी इसलिए कमज़ोर बनाया है कि मेरी टेलीपैथी जानने वाले अब तेरे पूरे खानदान को मेरा ताबेदार बनाएंगे। मैक्सी बंद कमरे में तनकर खड़ी हो गई। फौरन यह समझ में आ गया कि पूरा खानदान इस एपनेटिज्म जानने वाले के जाल में फंस गया है और अब उसकी बारी है। वह बचाव की तदबीर सोच रही थी और परगोला का यह दावा सुन रही थी कि उसने तीनों मुसल्ला गार्ड्स को भी अपने काबू में कर लिया है। गोया वो किसी गार्ड पर भी भरोसा नहीं कर सकती। वो तेज़ी से चलती हुई पिछले दरवाजे के पास आई। उसे खोलकर देखा, मकान के पिछले हिस्से में कोई नहीं था। उसने अपना पर्स उठाया, फिर दरवाजे से बाहर आकर तेज़ी से चलती हुई हाथे की दीवार के पास आई। मामूल बन जाने वाले गार्ड ने दूर से उसे देखकर ललकारा, रुक जाओ, यहाँ से जाओगी तो तुम्हारी माँ और भाई जिंदा नहीं रहेंगे। वो उछलकर दीवार पर चढ़ गई। गार्ड दौड़ता आ रहा था। वह दीवार की दूसरी तरफ कूदकर भागने लगी। अपने ही मुसल्ला गार्ड के ललकार ने साबित कर दिया था कि जिन मुहाफिजों पर भरोसा करना चाहिए वो बिलाशुबा उस एपनेटिज्म जानने वाले शैतान के वफादार बन गए हैं। उसने दूर जाने के बाद पलटकर इस मकान की तरफ देखा। गार्ड उसका ताक़ुब नहीं कर रहा था। वैसे इलाके में थी जहां लोगों की और ट्रैफिक की चहल पहल थी। वो सोचने लगी कि कहाँ जाए, किससे मदद हासिल करे। पुलिस वालों से मदद हासिल करती तो भेद खुल जाता कि वो माफिया की गॉड मदर की बेटी है। वह हिप्नोटिज्म जानने वाला दुश्मन उसका भेद खोल देता। वो ज़बरदस्त माँ की बेटी थी, बड़ी ताकतवर तंजीम की अहम फ़र्द, मगर अचानक तमाम ताकतों से महरूम हो गई थी। जहन खाली खाली सा हो गया था। वो कुछ सोचने के काबिल नहीं रही थी। मुसीबत के वक्त सिर्फ अपनी ही याद आती हैं। उसे याद आया, एक अपनी है जो ऐसे वक्त बड़े से बड़े दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है और पूरी फैमिली को पिछली रात की तरह आज रात भी मुसीबतों से निकाल सकती है। वो तेज़ी से चलती हुई एक बूथ में आई। दरवाजे को बंद किया, पर्स में से टेलीफोन कार्ड निकालकर रिसीवर उठाया, कार्ड को पंच किया, फिर एना लाना के नंबर डायल किए। राब्ता कायम होने में देर नहीं लगी।
टेलीफोन की घंटी सुनकर मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से बोली, मैं मैक्सी बोल रही हूँ, एना लाना की बहन हूँ। फ़ौरन एना लाना और आदिल को फ़ोन दो। मैं आदिल को रिसीवर देकर उसके दिमाग में पहुँच गया। उधर से मैक्सी कह रही थी, हेलो कौन? आदिल? हाँ मैं हूँ मैक्सी। हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। एक हिप्नोटाइज करने वाले ने ब्रादर वॉन लुइन को अपना ताबेदार बना लिया है। मेरी मम्मी और मामिला को दिमागी कमजोरियों में मुब्तला कर दिया है। उसके टेलीपैथी जानने वाले अब मम्मी और मामिला को भी मामूला और ताबेदार बना लेंगे। फॉर गॉड सेक, उस शैतान से उन्हें निजात दिलाओ। आदिल ने पूछा, तुम अभी कहाँ हो? हैफा में इंडस्ट्रियल एरिया की सुपरमार्केट में हूँ, प्लीज़ जल्दी आओ। वो मकान यहाँ से करीब है जहाँ मम्मी, ब्रादर और मामिला को कैदी बनाया गया है। मैंने आदिल की ज़ुबान से कहा, हम तेल अबैब में हैं। वहाँ तक पहुँचने में 1.5 घंटा लगेगा। तब तक वो शैतान उन्हें लेकर कहीं चला जाएगा, फिर हम उन्हें तलाश नहीं कर सकेंगे। तुम उन्हें बचाना चाहती हो तो मेरे टेलीपैथी जानने वालों को अपने दिमाग में आने दो, फिर वो जैसा कहें वैसा करती जाओ। मैं अपने दिमाग में उन्हें आने दूंगी। उन्हें जल्द मेरे पास भेज दो। मैंने उसके अंदर पहुंचकर कहा, सांस ना रोकना, मैं आदिल की तरफ से आया हूँ। रिसीवर रख दो और फ़ौरन इस मकान की तरफ चलो। वो रिसीवर रखकर बोली, मैं वहाँ जाऊँगी तो वो मुझे भी पकड़ लेंगे। मुझ पर भरोसा करो और चलो। वह बूथ से निकलकर तेज़ी से उधर जाने लगी। मैंने कहा, याद रखो, जब मैं या मेरे साथी तुम्हारे पास आएंगे वो कोड वर्ड्स के तौर पर कहेंगे, वी आर फॉर आदिल। मैं सिर्फ चंद सेकंड के लिए जा रहा हूँ, अभी आऊँगा। मैंने लैला के पास आकर कहा, सानी और बारबरा को मेरे पास भेज दो। तुम आदिल और ऐना का ख्याल रखो। मैं फिर मैक्सी के पास आया। वो सांस रोकना चाहती थी। मैंने कहा, वी आर फॉर आदिल। वो मुतमईन होकर बोली, वो सामने मकान है, क्या अंदर जाऊँ? बेधड़क जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मगर मम्मी ने हमें यह तालीम दी है कि अपने किसी सगे को निजात दिलाने के लिए कभी दुश्मन के अड्डे में नहीं जाना चाहिए, वरना एक सगे के साथ दूसरा सगा भी जाल में फंस जाएगा। तो फिर यहीं खड़ी रहकर इंतज़ार करो, तुम्हारे सगों की लाशें जल्द ही देखने को मिलेंगी। ऐसी मनहूस बातें ना करो। मनहूस तो तुम हो, तुम्हारा पूरा ख़ानदान है। हमने कल रात तुम सबको यहूदियों से बचाया, तुम्हें महफूज पनाहगाह दी, मगर तुम लोग खुद को बहुत चालाक और ताकतवर समझते हो। आज़ादी के लिए हमसे दूर भागे और यहाँ गुलामी की जंजीरें पहन ली, जबकि हमने तुम्हें गुलाम नहीं बनाया था। ये कहते ही मैंने उसके दिमाग में अचानक जलजला पैदा किया, फिर उसे मुंह खोलने नहीं दिया। वह तकलीफ की शिद्दत से चीखना चाहती थी, लेकिन मुंह नहीं खोल सकती थी। ज़मीन पर गिरकर तड़प रही थी। मकान के पिछवाड़े रात की तारीकी में उसे कोई देखने और संभालने वाला नहीं था। मैंने ऐसा मजबूरन किया था क्योंकि वो मेरे मुंह से सख्त बातें सुनकर सांस रोकने वाली थी। मैं उसके दिमाग से निकल जाता तो उसकी फैमिली को बचाने का एक रास्ता बंद हो जाता। मुझे इस फैमिली से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं सिर्फ ऐना की खातिर इनके लिए कुछ कोशिश करने आ गया था। मैंने कहा, फ़ौरन संभलने की कोशिश करो और उठकर मकान के अंदर जाओ, वरना वो दुश्मन यहाँ से भाग जाएंगे। वह तकलीफ से करा रही थी। उसका सर फोड़े की तरह दुख रहा था। वह फ़ौरन ही संभल नहीं सकती थी। मैंने उसमें तवानाई पैदा की, उसे उठने पर मजबूर किया। वो उठकर डगमगाने लगी, अहाते की दीवार को पकड़कर एक तरफ चलने लगी। उसमें इतनी ताकत नहीं रही थी कि वह दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ अहाते में जाती। मैं उसे चलाते हुए गेट की तरफ लाया। वो गेट से दाखिल होकर मकान की तरफ जाने लगी तो एक गार्ड ने कहा, वो देखो, मैक्सी वापस आ रही है। मैं आवाज़ सुनते ही उस गार्ड के अंदर पहुंच गया। उसके जरिए देखा, परगोला तेजी से चलता हुआ बरामदे में आ गया। मैक्सी को देखते ही खुश होकर बोला, आओ आओ मेरी जान, क्या तुमसे चला नहीं जा रहा है? कहाँ से टूट फूट कर आ रही हो? मैं गार्ड के जरिए मालूमात हासिल कर रहा था। उसकी सोच ने बताया कि वॉन लुइन पर बहुत पहले ही अमल हो चुका है। गॉड मदर ट्रीसा और मामिला बिस्तर पर गाफिल पड़ी हुई हैं। इस बात से मैंने अंदाज़ा लगाया कि जेरी और थलमाल इन माँ बेटी पर तनवीं में अमल कर रहे हैं। इनके अलावा 2 गार्ड्स भी मुजर चाय पीकर बीमारों की तरह मकान के एक अंदरूनी हिस्से में पड़े हैं। मैं तीसरे गार्ड के दिमाग में था। परगोला ने मैक्सी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, फिर उसे बाजू में जकड़कर बोला, तू पुलिस की मदद नहीं ले सकती थी? फिर भागकर कहाँ गई थी? क्या अपने किसी यार को बुलाने गई थी? मैंने गार्ड की ज़ुबान से कहा, यार को नहीं, मददगार को बुलाने गई थी। वो आ गया है, तुम्हारे पीछे है। उसने फ़ौरन ही मैक्सी को छोड़कर पीछे घूमकर गार्ड को देखा, फिर गुस्से से पूछा, तू क्या बक रहा है? मैंने एक उल्टा हाथ उसके मुंह पर रसीद किया। वह पीछे जाकर दीवार से टकरा गया। गुस्से और जुनून में गार्ड पर हमला करने का इरादा था, मगर उसके हाथ में रिवॉल्वर देखकर गड़बड़ा गया। मैं गार्ड की जेब से साइलेंसर निकालकर रिवॉल्वर में लगा रहा था। वह हैरानी से बोला, तुम मुझे मारोगे? नहीं, तुम मेरे ताबेदार हो। मैंने कहा, इस ताबेदार के दिमाग पर मेरा कब्जा है। वो बेयकीनी से बोला, तुम ये क्या कह रहे हो? यहाँ कौन तुम्हारे दिमाग पर कब्जा जमाने आएगा? वो ही जिसने सुबह मुंह अंधेरे तुम्हें दरिया में डुबाया था, फिर दरिया से बाहर लाकर तुम्हारी पिटाई की थी। वो शदीद हैरानी और परेशानी से गार्ड को देखते हुए बोला, तुम वो दरिया किनारे वाले हो? हाँ, यकीन ना करो, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी तुम अपने अंजाम के मुतालिक सोचो। वो बेबसी से बोला, ब्रादर तुम कौन हो? क्यों सुबह से मेरे पीछे पड़े हो? मैं चाहता तो तुम्हें दरिया में डुबोने के बाद निकलने ना देता, लेकिन जब खुदा शैतान को नहीं मारता, उसे ढील देता है, तो फिर मैं तुम्हें कैसे मारता? मैं भी तुम्हें ढील देकर वहाँ से चलाया। अब बोलो, तुम्हारे साथ क्या सलूक करूँ? तुम यहाँ पछताओगे।
मेरे टेलीपैथी जानने वाले इस गार्ड के हाथ से रिवॉल्वर गिरा देंगे। कैसे गिराएंगे? जेरी और थर्माल इन माँ बेटी पर अमल करने में मसरूफ़ हैं। उन्हें खबर नहीं है कि तुम पर क्या गुजर रही है। वो एक करीबी कमरे में है। मेरी आवाज़ सुनते ही अमल छोड़कर चले आएंगे। मैंने गार्ड के जरिए गोली चलाई। वो गोली पर गोला की रान का गोश्त उधेड़ते हुए गुजर गई। वो लड़खड़ाकर बरामदे के फर्श पर गिर पड़ा। मैंने फौरन ही उसके अंदर पहुंचकर उसका मुंह बंद कर दिया। उसकी सोच ने बताया कि वह चीख मारकर जेरी और थर्माल तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। अपनी आवाज़ उन दोनों को नहीं सुना सकोगे। मैंने सुना है तुम शैतानी दिमाग रखते हो। ख्यालख्वानी करने वाले तुम्हारे दिमाग पर असरअंदाज होने में नाकाम रहते हैं। मगर याद रखो, किसी शैतानी तरीके से मुझे यहाँ से निकालोगे तो मैं गार्ड के अंदर पहुंचकर दूसरी गोली चलाऊंगा। वो तकलीफ से कराते हुए बोला, मुझे फौरी तिब्बी इमदाद पहुंचाओ, मेरे अंदर से गोली निकालो। बकवास मत कर, गोली आर पार हो गई है। क्या दूसरी सीने के आर पार कर दूं? नहीं, गोली ना चलाना। तुम्हारा कोई खुदा होगा तो मैं उसका वास्ता देता हूँ। मुझे इतना बता दो कि मुझसे क्या दुश्मनी है। क्या मैंने कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाया है? क्या मरीना ने कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाया था? क्या गॉड मदर या उसकी किसी औलाद ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा था? क्या जेरी और थर्माल अपनी मर्जी से तुम्हारे गुलाम बन गए हैं? हरगिज़ नहीं, तुमने उन्हें जबरन असीर कर रखा है। मैं ऐसी शैतानी हरकतों से फ़ायदे हासिल करता रहता हूँ। तुम्हें मेरी दुश्मनी से क्या हासिल हो रहा है? शैतान पर गालिब आने की मुसरतें हासिल हो रही हैं। ऐसे वक्त जेरी की आवाज़ सुनाई दी, बॉस ये आप किससे बातें कर रहे हैं? आपकी सोच बता रही है कि इस शख्स ने आप पर गोली चलाई है। मैंने कहा, हाँ, तुम्हें खुश होना चाहिए। अगर मैं इसे गोली मार दूँ तो तुम्हें गुलामी से निजात मिल जाएगी। जेरी ने कहा, नहीं मिस्टर अजनबी, हमें बॉस की ज़िंदगी और अपनी गुलामी अजीज़ है। हमसे समझौता करो। क्या समझौता करना चाहते हो? हम गॉड मदर और उसकी फैमिली को आज़ाद कर देंगे। तुम बॉस को यहाँ से जाने दो। ठीक है, जब इस फैमिली को पहली जैसी आज़ादी मिलेगी तो परगोला यहाँ से जाएगा। समझो आज़ादी मिल गई। हम इन्हें छोड़कर बॉस को ले जा रहे हैं। अभी दूध पीते बच्चे हो, चालाक ना बनो। मैं और मेरे दूसरे टेलीपैथी जाने वाले अगले 12 घंटों तक इस फैमिली की आज़ादी का यकीन करेंगे। इस दौरान तुमने और थर्माल ने कोई मक्कारी दिखाई तो मैं तुम्हारी शैतान बॉस को जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। ठीक है, हम अभी यकीन दिलाते हैं। अपने ख्यालख्वानी करने वालों से कहो ट्रीसा, वॉलनुइन और मामिला के दिमागों में आकर देखें। हम अभी अपने तनवीमी अमल का तोड़ करेंगे। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मेरे लोग तोड़ कर चुके हैं। अभी तुम ट्रीसा और मामिला पर अमल कर रहे थे। ऐसे वक्त मेरे लोग भी वहाँ मौजूद थे। तुम दोनों इतनी देर तक माँ बेटी के पास झक मारते रहे हो। थोड़ी देर पहले सानी ने मुझे ये बात आकर बताई थी कि वो बारबरा और सलमान उन तीनों माँ बच्चों के अंदर जा रहे हैं और दुश्मनों के अमल का तोड़ करने वाले हैं। मैंने कहा, पर गोला जिंदा रहना चाहते हो तो जेरी और थर्माल को हुक्म दो कि वो इन तीनों के दिमागों में ना जाए। तुम 12 घंटे तक यहाँ कैद रहोगे। ये क्या कह रहे हो? मेरा जख्म गहरा है, मुझे डॉक्टर और इलाज की ज़रूरत है। मैक्सी डॉक्टर है, ये तुम्हारी मरहम पट्टी करेगी। गार्ड पर गोला को फर्श पर घसीटता हुआ एक खाली कमरे में ले गया। मैंने मैक्सी के पास आकर पूछा, तुम्हारी खोपड़ी सलामत है या नहीं? वो शर्मिंदा सी होकर बोली, मैंने आप पर भरोसा नहीं किया, इसकी आपने खूब सजा दी है। मेरा सर अभी तक दुख रहा है, मगर मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों ने आज दूसरी बार हमारे पूरे ख़ानदान को तबाही से बचाया है। तुम डॉक्टर हो, परगोला की मरहम पट्टी करो। क्या उस हिप्नोटाइज करने वाले शैतान का नाम परगोला है? हाँ, उससे यही समझौता हुआ है कि मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा और वह तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। 12 घंटे बाद यहाँ से चलाएगा। यहाँ 12 घंटे क्यों रहेगा? मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहती। मैंने उसे वजाहत से समझाया कि जब तक उसकी माँ, भाई और बहन के दिमागों से उसके ख्याल ख्वानी करने वालों के असरात ख़त्म नहीं होंगे, परगोला को यरगमाल बनाकर रखा जाएगा। वो खुश और मुतमईन होकर उसकी मरहम पट्टी के लिए जाने लगी। मैंने कहा, पहले आना को फ़ोन पर अपनी खैरियत से आगाह करो। मैंने सानी के पास आकर कहा, बेटी, यहाँ 2 गार्ड साबी कमज़ोरियों में मुब्तला हैं। जेरी और थर्माल उनके ज़रिए कोई शैतानी चाल चल सकती हैं। उनका भी कुछ इलाज ज़रूर करना। ओके पापा, आप जाएं, आराम करें। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। मेरे आसपास लैला, ऐना और आदिल बैठे हुए थे। ऐना ने बेताबी से पूछा, पापा वो खैरियत से हैं? उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, रिसीवर उठाओ और मैक्सी से बातें करो। उसने फ़ौरन ही मेरे पास आकर रिसीवर लिया, फिर बोली, हेलो मैक्सी, तुम सब खैरियत से हो? वो मैक्सी की बातें सुनने लगी। पहले खुश हुई, फिर मुस्कुराकर मुझे देखने लगी। उसकी बातें सुनती रही, फिर बोली, मम्मी से कहना मैंने बेटी की मोहब्बत से मजबूर होकर दूसरी बार भी बचा लिया, मगर तीसरी बार दिल पत्थर कर लूँगी। आइंदा वह बेटे के साथ ज़िल्लतें उठाती फिरेंगी। बेहतर है मुझसे कोई ताल्लुक़ ना रखो, अपने अमाल दुरुस्त रखो, ऐसी मुसीबतें नहीं आया करेंगी। वह रिसीवर रखना चाहती थी। मैक्सी ने कहा, ज़रा 1 मिनट फ़ोन बंद ना करना। इतना बता दो, ये जो मेरे दिमाग में आए थे, क्या यही तुम्हारे भाईजान हैं? हाँ, पहले भाईजान थे, अब ये भाई नहीं, मेरे बाप हैं, मेरे पापा हैं, तो फिर मेरे भी पापा हुए। ऐसे रिश्ते अच्छे ख़ानदानों में कायम होते हैं। मैंने वो जुराइम पेशा ख़ानदान छोड़ने के बाद यहाँ इज्जत पाई है। क्या तुम मम्मी, ब्रादर और मामिला को छोड़ सकती हो? नहीं, कोई अपनी बुनियाद से अलग नहीं होता। बुनियाद टेढ़ी हो तो दीवार उसी तरह झुकती और गिरती जाती है जिस तरह तुम सब गिरती जा रही हो। अपने पापा से कहो हमें आखिरी बार सहारा दें। पर गोला और उसके ख्याल ख्वानी करने वालों ने हमें पहचान लिया है।
आइंदा भेस बदलकर हमें फिर अपना ताबेदार बना सकती हैं। बेहतर है कि पापा हमारा हुलिया बदल दें, हमारे नए शनाख्ती कार्ड्स और कागजात तैयार करा दें, वरना क्या। तुम तो अम्मी के मजाज से अच्छी तरह वाकिफ हो। तुम्हारे पापा ने परगोला से जो समझौता किया उस पर वो अमल नहीं करेंगी, परगोला को मार डालेंगी। बकवास मत करो, पापा के फैसलों के सामने कोई दम नहीं मारता। मम्मी उनके समझौते के खिलाफ परगोला को हलाक करेंगी तो बहुत ही बुरे अंजाम से दो चार होंगी। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। फिर मुझसे कहा, पापा मैं अपने ख़ानदान वालों को मुसाइब से निकालने के लिए बार बार आपको और आदिल को परेशान करती रहती हूँ। अब वो समझौते के खिलाफ कोई हरकत करेंगी तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी। मैंने कहा, तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? जो जैसा करता है वैसा भरता है। तुम्हारी मोहब्बत और शराफत हमारी नज़रों में है, इसलिए तुम हम सब के दिलों में हो। वो अपनी माँ की फितरत को अच्छी तरह जानती थी। गॉड मदर किसी से शिकस्त खाती थी तो उससे ज़रूर इंतकाम लेती। फिर परगोला तो इसी घर में ज़ख्मी पड़ा था। वो उसे सामने पाकर ज़रूर अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए उसे गोली मार सकती थी। अब वो जो भी करे, मैं बार बार उसकी झूठी बर्तरी से उसे रोकने की खिदमत अंजाम नहीं दे सकता था। हैना शर्मिंदा सी थी, लेकिन शर्मिंदगी को छुपाए हमसे बातें कर रही थी। मैंने कहा, भाई तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी देर पहले वाली रौनक नहीं है। जब तुम मुस्कुराती हो तो तुम्हारे रुखसार टमाटर की तरह सुर्ख हो जाते हैं। ज़रा हंसो तो। वो हंसने लगी। उसके साथ सभी कह लगाने लगे। मैंने लैला से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। वो बोली, मुझे आपकी थोड़ी देर मालूम है, आप सुबह कर देंगे। मैं किसी मामले में मसरूफ़ रहने के लिए नहीं जा रहा हूँ। वादा करता हूँ रात तक वापस आ जाऊँगा। मैं लिबास तब्दील करके बंगले से बाहर आया, फिर कार में बैठकर एक तरफ चल पड़ा। मैं भी गॉड मदर के मजाज को अच्छी तरह समझ चुका था। अगर वो परगोला को इंतकामन कत्ल करना चाहती तो नाकामी का ज़्यादा चांस था, क्योंकि वो शैतानों का शैतान था। आसान मौत मरने वालों में से नहीं था। मुझे 2 बार उसे आसानी से मार डालने का मौका मिला, मगर मैंने उसे ज़िंदा छोड़ दिया। जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी की हदायत थी कि दुश्मन को जान से न मारो। वो परेशान करे तो इसे इबरतनाक सज़ाएं देकर ज़िंदा रहने दो। इसमें 2 मसले होती हैं। एक तो ये कि दुश्मन ज़रफ़ वाला होगा तो तुमसे ज़िंदगी पाकर तुम्हारा एहसानमंद रहेगा। अगर कम ज़रफ़ हुआ तो गैर शौरी तौर पर मुतासिर और मरूब रहेगा। उसे छोड़ने में दूसरी मसलियत यह है कि तुम्हारे अतराफ़ और कोई दुश्मन है। यह दुश्मन सिर्फ तुमसे ही नहीं, एक दूसरे से भी टकराते रहती हैं और एक दूसरे के हाथों फना होते रहते हैं। जिसे तुम जिंदा छोड़ दोगे वो आगे चलकर दूसरे दुश्मनों के हाथों मरेगा या उन्हें मारेगा। यूं खुद ब खुद दुश्मन फना होते रहेंगे और तुम किसी को कत्ल करने से बाज रहोगे। मैंने एक स्नैक बार के सामने कार रोक दी। चाय की तलब हो रही थी। मैं बार से चाय लेकर फिर कार में आकर बैठ गया। चाय की एक चुस्की ली, फिर ख्याल खोनी की परवास करके मैक्सी के पास पहुंचा तो उसने सांस रोक ली। तकरीबन 1.5 घंटे में उसकी दिमागी तवानाई बहाल हो गई थी। मैंने दूसरी बार उसके पास पहुंचते ही कोड वर्ड्स अदा किए, वी आर फॉर हैना। फिर भी उसने सांस रोक ली। ये गुस्सा दिलाने वाली बात थी। खुद गर्जी की भी हद होती है। वो माँ, बेटा और बेटियां काम निकलते ही तोते की तरह आंखें फेर लेती थीं। मैं परगोला के पास पहुंचा, पता चला वो बेहोश पड़ा है। फिर मैं गार्ड के पास आया और उसके ख्यालात पढ़ने लगा। उसकी सोच ने बताया कि ट्रीसा और मामिला 1 घंटे बाद नींद से बेदार हो गई थी। वॉन लुइन उनसे पहले तन्वीमी नींद में था, इसलिए वो भी बेदार हो गया। मैक्सिनो ने बताया कि उनकी नींद के दौरान क्या होता रहा। परगोला ने उन्हें ताबेदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आदिल के भाईजान ने फिर एक बार उन्हें मुसीबतों से निजात दिलाई है। मैक्सी ने बाजार से दवाएं मंगवाकर उन 2 गार्ड्स को खिलाई थी जो हिसाबी कमजोरी के बायस नीम बेहोशी की हालत में थे। पिछले 1 घंटे से उनकी तमन्नाई इस हद तक बहाल हुई थी कि वो चलने फिरने के काबिल हो गए थे। गॉड मदर ट्रीसा ने उन तीनों को बुलाकर कहा, तुम लोग फिलहाल काबिल एतमाद नहीं रहे हो। परगोला की आदमी तुम्हारे जरिए हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए छुट्टी करो। फौरन इस मकान से बहुत दूर चले जाओ। वो तीनों उस मकान से निकल गई। जिस वक्त मैं गार्ड के ख्यालात पढ़ रहा था उस वक्त वो अपने 2 साथियों के साथ उस मकान से दूर तेलवैब चलाया था। अब गॉड मदर अपनी औलाद के साथ क्या खिचड़ी पका रही थी, ये मैं गार्ड के जरिए मालूम नहीं कर सकता था। मैंने सानी के पास आकर कोड वर्ड्स अदा किए। वो सोच के जरिए बोली, मैं गॉड मदर के दिमाग में हूँ। सानी, बारबरा और सलमान ने उन तीनों माँ, बेटे और बेटी पर तनवीमी अमल करके उनके दिमागों को लॉक कर दिया था। अब जेरी और थर्माल वगैरह उन्हें परेशान नहीं कर सकते थे, लेकिन सानी वगैरह ने अपने लिए रास्ता खुला रखा था। इस रास्ते से हम उनकी बेमुरवती और एहसान फरामोशी देख रहे थे। ट्रीसा ने अपने बेटे और दोनों बेटियों को पास बिठाकर कहा, हमारी ज़िंदगी में ऐसा बुरा वक्त पहले कभी नहीं आया। यहाँ टेलीपैथी जानने वालों से और हैप्नोटाइज करने वालों से साबका बढ़ रहा है। अब हमें यह फैसला करना है कि हम अपनी बर्तरी कायम रखने की जंग लड़ते रहें या किसी बड़ी ताकत के ताबेदार बनकर जिल्लत की ज़िंदगी गुजार दें। वॉन लुई ने कहा, मम्मी आप हमेशा सर उठाकर ज़िंदगी गुजारती रही हैं, हम आपका सर झुकने नहीं देंगे। मामिला ने कहा, अब हम नॉर्मल हैं, सांस रोक सकती हैं, किसी को अपने अंदर नहीं आने देंगे। जो गलतियां हमसे हो चुकी हैं वो दोबारा नहीं होंगी। ट्रीसा ने कहा, शाबाश मेरे बच्चों, मुझे फ़ख्र है कि तुम सब मेरे हम मजाज हो। पता नहीं ये काना हम सब से क्यों मुख्तलिफ हो गई है। मैक्सी ने कहा, वो फ़ोन पर कह रही थी कि हम समझौते के खिलाफ कोई कदम ना उठाएं, परगोला को जान से ना मारे वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। माँ ने कहा, वो नादान है, इतना नहीं समझती कि परगोला के अंदर उसके ख्याल ख्वानी करने वाले छुपे रहते हैं।
अगर हम परगोला को ख़त्म कर देंगे तो ख्याल ख्वानी करने वालों को हमारे दरमियान मौजूद रहने के लिए किसी का दिमाग नहीं मिलेगा। वो उठकर खड़ी हो गई। अपने बच्चों के साथ चलती हुई उस कमरे में आई जहाँ परगोला फर्श पर पड़ा हुआ था। उसने करीब आकर उसे हकारत से देखा, फिर उस पर थूक दिया। वो गुस्से से तड़प कर बोला, ये क्या हरकत है? हमारे दरमियान समझौता हो चुका है, तुमने मुझ पर थूक कर यह समझौता तोड़ दिया है। तुम मुझे कमज़ोर ना समझो, मैं तुम सबको जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। वॉन लुई ने उसके मुंह पर ठोकर मारी, फिर कहा, कुत्ते के बच्चे, तू माफिया का गॉडफादर बनना चाहता था। कुत्ता कभी मालिक नहीं बनता। ट्रीसा ने कहा, मैं तुझे हमेशा कुत्ता बनाकर रखती, लेकिन तेरे ख्याल ख्वानी करने वालों से खतरा है। तेरी मौत के बाद वो इधर नहीं आएंगे, उन्हें किसी के दिमाग में जगह नहीं मिलेगी। वॉन लुई ने रिवॉल्वर निकाला, उसमें साइलेंसर लगाया, फिर उसे माँ के हाथ में दिया। इस दौरान जेरी और थर्माल अपने बॉस को बचाने के लिए तड़प रहे थे। कभी ट्रीसा और वॉन लुइन के दिमागों में और कभी मामेला और मैक्सी के दिमागों में जाने की कोशिशें कर रहे थे, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिल रही थी। ट्रीसा ने परगोला का निशाना लेते हुए कहा, वो तेरे दोनों कुत्ते हमारे अंदर आकर भौंकना चाहते हैं, लेकिन अब उन्हें भौंकने की कहीं जगह नहीं मिलेगी। ले, अब तेरा दिमाग भी बुझ रहा है। उसने सही निशाना लेकर गोली चलाई, लेकिन वो इधर से उधर चली गई। वो परेशान होकर बोली, बेटे पता नहीं क्या बात है, मेरा हाथ बहक रहा है। मैंने परगोला के अंदर चुपके से कहा, कहो परगोला, क्या मैं वादा निभा रहा हूँ? समझौते पर अमल कर रहा हूँ। वह चौंक कर बोला, अरे तुम कौन हो भाई? वही हूँ जिसने तुम्हें गोली मारकर अपाहिज बना दिया, और अब जान बचाने आए हो? ये कौन सा स्टाइल है भाई? ट्रीसा ने वॉन लुइन को रिवॉल्वर देते हुए कहा, बेटे मैं कुछ अपसेट हूँ, तुम इसे गोली मारो। बेटे ने रिवॉल्वर लिया, फिर निशाना लगाया। परगोला ने घबराकर सोच के जरिए कहा, ऐ मेहरबान भाई, तुम मेरे दिमाग में क्यों है? इस गोली मारने वाले के दिमाग में जाकर इसका रिवॉल्वर छीन ले। साइलेंसर की वजह से फायरिंग की आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। वॉन लुई ने सामने वाली दीवार पर गोली चलाई, फिर परेशान होकर सही निशाना लगाते हुए ट्रैगर दबाया। वो गोली माँ के कदमों के पास कालीन को उधेड़ती हुई फर्श में धंस गई। गॉड मदर चीख मारकर उछलती हुई पीछे गई, फिर बोली, बेटे ये क्या कर रहे हो? अभी मुझे गोली लग जाती तो? मामेला ने भाई से रिवॉल्वर छीन कर कहा, पता नहीं तुम्हें और मम्मी को क्या हो गया है, हम में से किसी का निशाना कभी खता नहीं होता। देखो, गोली पहले छत पर मारो, वो वापस आकर नीचे लेटे हुए दुश्मन के अंदर घुसेगी। उसने यह के बाद दीगरे 2 फायर किए, गोलियां छत में जाकर गुम हो गईं। परगोला ने कहा, वाह कमाल हो गया, 6 गोलियां ज़ाया हो गईं, रिवॉल्वर खाली हो गया। अब मुझे कत्ल करने के लिए चाकू लाओ। वॉन लुई ने उसे ठोकर मारने के लिए आगे बढ़ा, मगर घूमकर मैक्सी को लात मार दी। वह लात खाकर चीखती हुई माँ के ऊपर आई, फिर उसके साथ फर्श पर परगोला के पास आ गिरी। वॉन लुई ने कहा, सॉरी मम्मी, मैं इस बदमाश को लात मारना चाहता था। वो माँ और बहन को उठाने के लिए झुका, फिर खुद ही उनके करीब औंधे मुँह गिर पड़ा। मामेला के साथ भी यही हुआ, वो भी उन्हें उठाने के लिए झुकी और परगोला के पास गिर पड़ी। परगोला अपनी तकलीफ भूलकर कहके लगा रहा था और कह रहा था, आखिर गिरे ज़मीन पर, ऊंची उड़ान वाले। वो माँ, बेटे और बेटियां फर्श पर उठकर बैठ गईं। मैंने परगोला की जुबान से कहा, बूढ़ी गॉड मदर, तू किसी के ज़रिए से नहीं रहना चाहती। जो तुझ पर एहसान करे उसके एहसान का बोझ भी बर्दाश्त नहीं करती। मुझे मार डालना चाहती थी, अब बता कैसे मारेगी? वो माँ बच्चे एक दूसरे को हैरानी और परेशानी से देख रहे थे। अब ये बात समझ में आ गई कि वह सब टेलीपैथी के शिकंजे में है। ट्रीसा ने सहम कर पूछा, परगोला, क्या तेरे आदमी हमारे दिमागों में है? जैरी ने कहा, नहीं बॉस, मैं और थर्मालिन के अंदर जाने में नाकाम होते रहे। हमें उस वक्त जगह मिलती है जब तुम्हारे अजनबी मेहरबान का कोई ख्याल ख्वानी करने वाला मौजूद होता है। परगोला ने ट्रीसा से कहा, मेरा कोई आदमी तुम में से किसी के अंदर नहीं है। मैं नहीं जानता ये कौन खुदाई फौजदार है, हम सबको कठपुतलियों की तरह नचा रहे। मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो उसने मुझे सजा देते हुए अपाहिज बना दिया। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो तो वो मुझे बचा रहे और तुम्हारे एहसास बर्तरी को जूते मार रहे। मैक्सी ने कहा, मम्मी ये वही आदिल का भाई और ऐना का बाप है। माँ ने कहा, क्या बकती है, तुम्हारा और उनका बाप मर चुका है। मम्मी ये नया बाप है ना, उसे पापा कहती है। वॉन लुइन बुड़बड़ाया, इसका मतलब है हम अभी तक उनके जाल में हैं। मैक्सी ने कहा, हाँ, और उसके जाल से निकल आने की खुशफहमी में हमने समझौते के खिलाफ परगोला को हलाक करना चाहा और वह समझौते के मुताबिक इसे हमारे हाथों से बचा रहे। वो सब चुप हो गए, अपने अपने तौर पर सोचने लगे। परगोला भी सोच रहा था। उनमें से किसी की जीत नहीं हुई थी और कोई मुकम्मल तौर पर हारा हुआ भी नहीं था। परगोला अपाहिज और बेबस था, लेकिन गॉड मदर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। परगोला के पास 2 ख्याल ख्वानी करने वालों की ताकत थी, मगर वो दोनों गॉड मदर और उसके औलाद के अंदर नहीं पहुंच सकते थे। वॉन लुई ने कहा, मैक्सी ऐना को फ़ोन करो। किस मुंह से फ़ोन करूं? हम उसकी नज़रों में इंतहाई कमीने और कमज़रफ हो गए हैं। गॉड मदर ने कहा, तुम नंबर मिलाओ, मैं बात करूंगी। आखिर वो मेरी बेटी है, मैं उसे पिघलाना जानती हूँ। वह सब उठकर वहाँ से चलते हुए दूसरे कमरे में आए। सेंटर टेबल पर फ़ोन रखा हुआ था। उनमें एक मैक्सी ऐसी थी जिसके दिमाग में हम नहीं जा सकते थे। वैसे अशद ज़रूरत होती तो हम रास्ता बना लेते। हमने वॉन लुइन के अंदर रहकर उसके ज़रिए फ़ोन को उठाया, उसके तार को एक झटके से लग किया, फिर रिसीवर को दीवार पर मारकर तोड़ दिया। इस दौरान मैक्सी उसे रोकने आई थी तो उसे धक्का देकर गिरा दिया। ऐसा करने के बाद वॉन लुइन ने बौखलाकर टूटे हुए फ़ोन और तार को देखा, फिर दोनों हाथों से सर थाम कर बैठ गया।
माँ और बहनें भी मुख्तलिफ सोफ़ों पर बैठ गईं। फिर ट्रीसा ने बेटे के सर की तरफ देखते हुए कहा, तुम कौन हो? अगर आदिल के भाई और मेरी बेटी के पापा हो तो मुझसे बातें करो। उन्हें कहका सुनाई दिया। उन सब ने दरवाजे की तरफ देखा। पर गोला जख्मी टांग उठाए फर्श पर घसीटता हुआ आया था और आस्ते आस्ते कह रहा था, किसी आवाज़ दे रही हो? वो कमीनों से बात करना चाहता तो टेलीफोन को क्यों तोड़ देता? वॉन लुई ने परगोला की तरफ इशारा करके कहा, मम्मी ये शैतान तो हमारे गले पड़ गया। हम ना इसे अपने सामने बर्दाश्त कर सकते हैं ना इसे मार सकते हैं। परगोला ने कहा, यही मामला मेरे साथ भी है। ना तुम में से किसी को नुकसान पहुंचा सकता हूँ, ना जख्मी टांग लेकर यहाँ से जा सकता हूँ। यहूदी मेरे पीछे पड़े हैं। बाहर निकला तो पहचानते ही मेरी दूसरी टांग भी जख्मी कर देंगे। मुझे मजबूरन यहाँ रहना पड़ेगा और तुम्हारी इस डॉक्टर बेटी को मेरा इलाज करना होगा। मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूँगी, मैं तुम पर थूकती हूँ। तुम्हारी माँ ने भी मुझ पर थूका था, इसका नतीजा देख लो। गॉड मदर की ताकत सिफर हो गई। मैक्सी ने कहा, तुम मेरे हाथों मरोगे, मैं तुम्हारे जख्म में जहर भर दूंगी। वो बोला, वॉन लुइन, अगर तुम्हारी डॉक्टर बहन मुझे नुकसान पहुंचाना चाहेगी तो तुम क्या करोगे? उसने कहा, मैं दीवार से सर टकरा टकरा कर मर जाऊंगा। ज़रा नमूना दिखाओ कैसे मरोगे। वॉन लुइन अपनी जगह से उठकर दौड़ता हुआ गया, फिर धड़ाम की जोरदार आवाज़ के साथ दीवार से सर टकरा दिया। दूसरे लम्हे चकरा कर गिर पड़ा। माँ और बहनें हाय हाय करती हुई उसके पास पहुंची। माँ ने बेटे का सर उठाकर अपने जानू पर रखा, फिर उसकी पेशानी सहलाती हुई बोली, परगोला का इलाज होगा, बिल्कुल सही इलाज होगा। मेरे बेटे को सजा ना दो। अरे मैक्सी, तू खामोश क्यों है? कुछ बोलती क्यों नहीं? वो बोली, हाँ हाँ, मैं वादा करती हूँ, परगोला को दुआओं के जरिए नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैं दिन रात इसके जख्म की मरहम पट्टी करती रहूँगी। वह दौड़ती भी गई, दवाओं का बैग उठा कर ले आई। 3 घंटे पहले की हुई पट्टी खोलकर जख्म का मुआयना करके फिर मरहम पट्टी कर दी, इंजेक्शन भी लगा दिया ताकि जख्म जल्द से जल्द भरे और वह यहाँ से चले जाने के काबिल हो जाए। परगोला ने आराम महसूस करते हुए सोच के जरिए कहा, ऐ मेहरबान भाई, मानता हूँ ये तुम्हारी ही खोपड़ी है जो बदतरीन दुश्मनों को एक ही छत के नीचे रहने पर मजबूर कर रही है। कमाल है, हम में से कोई एक दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकेगा। मैंने कहा, जेरी और थर्माल अभी तुम्हारे पास हैं, मेरी आवाज़ और लहजे को सुन रहे हैं। मैं उनसे कहता हूँ जब भी गॉड मदर की तरफ से परगोला को खतरा पेश आए वो मेरे दिमाग में आकर मुझे इतला दें। मैं फ़ौरन आकर उसे बचाऊंगा। और तुम तीनों ही अच्छी तरह याद रखना कि तुम में से किसी ने गॉड मदर और उसकी औलाद को कोई नुकसान पहुंचाया या उन्हें ट्रैप करना चाहा तो मैं चश्मे ज़दन में परगोला की ज़िंदगी को मौत में बदल दूंगा। ये धमकियां देकर मैं स्नैक बार के सामने अपनी कार में हाजिर हो गया। चाय की प्याली खाली हो चुकी थी। मैंने कार को स्नैक बार की रोशनी से दूर एक दरख्त के साए में रोका और तारीकी में ख्याल ख्वानी कर रहा था। मैं कार से निकलकर दुकान में आया, प्याली वापस की, चाय की कीमत अदा की, फिर वापस आकर स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया। कार स्टार्ट करते एक रिवॉल्वर की नाल मेरी गर्दन से आ लगी। किसी ने सर्द लहजे में कहा, इंजन चालू रखो मगर गाड़ी ना चलाओ, इंतज़ार करो। मैंने हुक्म की तामील की और हुक्म देने वाले के अंदर पहुंच गया। वह तन्हा था, उसे अपने साथी का इंतज़ार था। उसका नाम जॉनी था। उसका साथी टोनी 5 मिनट के बाद आ गया। पिछली सीट पर जॉनी के पास बैठते हुए बोला, यार प्रॉब्लम हो गया, उस बूथ का टेलीफोन ख़राब है, अब बताओ एलान रॉबिन से कैसे रब्ता करूं? जॉनी ने रिवॉल्वर की नाल से मेरी गर्दन को ठोंका देते हुए कहा, आगे चलो, आगे प्रिंसटन रोड के टेलीफोन बूथ के सामने गाड़ी रोको। मैंने कहा, बूथ में जाना ज़रूरी नहीं, मेरे पास मोबाइल फ़ोन है। टोनी ने मेरी तरफ झुककर कहा, शाबाश, काम के आदमी हो, कहाँ है फ़ोन? डैशबोर्ड के इस खाने में, क्या निकालूं? खबरदार चालाकी न दिखाओ। क्या वहाँ से हथियार निकालना चाहते हो? टोनी, तुम वो खाना खोलो। टोनी ने पिछली सीट से अगली सीट की तरफ झुककर उस खाने को खोला, अंदर अच्छी तरह देखा, फिर मोबाइल फ़ोन निकालकर बोला, यहाँ हथियार नहीं है, इसका लिबास चेक करो। बेचारे बड़े मोहताज थे। वो अगली सीट पर झुक कर आया, मुझे अच्छी तरह चेक किया, फिर मुतमईन होकर पिछली सीट पर चला गया। अभी तक उनके ख्यालात पढ़कर इतना ही मालूम हुआ था कि दोनों पेशावर कातिल हैं। अभी एक लड़की को कत्ल करने वाली है जिसका नाम सारा रॉबिन है। सारा के 2 सौतेले भाइयों ने इन कातिलों को 10,000 अमरीकी डॉलर दिए। लड़की का काम तमाम करने के बाद उन्हें मजीद 10,000 मिलेंगे। टोनी ने राब्ता किया, फिर कहा, हेलो मिस्टर एलान, मैं टोनी बोल रहा हूँ। एलान रॉबिन की आवाज़ सुनाई दी। मैं बड़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, कहाँ चले गए थे? मिस्टर, हमें कुछ इंतज़ामात करने थे, फिर एक जगह से फ़ोन करना चाहा तो वो फ़ोन आउट ऑफ ऑर्डर था। अब कहाँ हो? एक कार में है। जॉनी ने कार वाले को गन पॉइंट पर रखा है। क्या तुम उस कार वाले की मौजूदगी में मुझसे बातें कर रहे हो? जी हाँ, आप काम की बातें करें। क्या खाक बातें करूं? तुम उस अजनबी के सामने मेरा नाम ले रहे हो, क्या मुझे फंसाना चाहते हो? हम इतने नादान नहीं हैं, काम होते ही सारे सबूत और गवाह मिटा देते हैं। आप ये बताएं वो घर से कब निकल रही है? अभी अपने कमरे में है, शायद बाहर जाने के लिए तैयार हो रही है। 10 मिनट बाद फिर फ़ोन करो। अगर उस कार में कोई फ़ोन है तो उसका नंबर बताओ। टोनी ने मुझसे मोबाइल का नंबर पूछा, फिर एलान रॉबिन को बताकर कहा, अब तुम हमें फ़ोन करोगे, हम इंतज़ार कर रहे हैं। उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैं एलान रॉबिन के पास पहुंच गया। उसके सामने एक जवान शख्स बैठा हुआ था। पता चला वो बड़ा भाई सोलान है। एलान ने उसे कहा, ब्रदर, जॉनी और टोनी बिल्कुल तैयार बैठे हैं, पता नहीं वो कब अपने कमरे से निकलेगी।
बड़े भाई ने कहा, उसे गाली ना दो, हमारे बाप को गाली पड़ती है। ऐलान करीब आकर बैठ गया, फिर आहिस्ता से बोला, हमने उसे इस कदर बदनाम किया कि एक बाजारी औरत भी इस कदर बदनाम नहीं होती होगी। तुम कहते थे वो रुसवाइयों से घबरा कर खुदकुशी कर लेगी, मगर बड़ी ढीठ है। हमें किराए के कातलों से काम लेना पड़ रहा है। सोलान ने कहा, तुम भूल रहे हो, कुछ रोज़ पहले वो परेशान और ज़िंदगी से बेजार हो गई थी। मुझे केमिस्ट ने बताया था कि वो जहर की शीशी खरीद कर ले गई है। फिर एक दिन अस्पताल के एक डॉक्टर ने फ़ोन किया था कि उसने एसाबी कमज़ोरी की दवा भी ली थी। होटल वालों ने उसे अस्पताल पहुंचाया था। इसका मतलब है उस शीशी में जहर नहीं था। हाँ, उसके मुकद्दर में किसी कातिल के हाथों मरना लिखा है, इसलिए उसे जहर नसीब नहीं हुआ। उसने जो ही अपनी बात ख़त्म की, उसे अपने ही दिमाग में एक कहका सुनाई दिया। मैं भी ख्याल ख्वानी करते करते चौंक गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक लड़की के कत्ल की जो साजिश हो रही है, इस सिलसिले में कोई टेलीपैथी जानने वाला भी दिलचस्पी ले रहा है। मैं भी ये नहीं जानता था कि कोई एक्सरे मैन है जो सारा का दीवाना हो गया और जिसका दीवाना उसे हासिल करने के बाद उसे मार डालना चाहता है। वो सोलान के दिमाग में कहका लगाकर कह रहा था, इसे जहर ना मार सका, कातिल भी ना मार सकेंगे। सोलान घबरा कर खड़ा हो गया। वो दोनों हाथों से सर थाम कर बोला, ऐलान, मेरे अंदर कोई हंस रहा है और बोल रहा है कि वो नहीं मरेगी। ऐलान ने उसके करीब आकर उसके दोनों बाजुओं को थाम कर पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? इस बार ऐलान ने अपने अंदर वो आवाज़ सुनी, कोई कह रहा था, ठीक नहीं, अब तुम भी ठीक नहीं रहोगे। वो घबराकर सोफे पर बैठ गया, फिर बोला, ब्रादर, मेरे अंदर भी कोई बोल रहा है। फिर आवाज़ सुनाई दी, हाँ, इसे टेलीपैथी कहते हैं। जब ये किसी के अंदर जाती है तो उसकी सारी बदमाशियाँ बाहर निकाल देती है। सोलान ने अचानक ही ऐलान को थप्पड़ मारा। दूसरे लम्हे में ऐलान ने सोलान के मुंह पर घूंसा रसीद किया। फिर दोनों भाई बारी बारी एक दूसरे को मारने और कपड़े फाड़ने लगे। मैं समझ रहा था कि वो ख्याल ख्वानी करने वाला कभी एक के और कभी दूसरे के दिमाग में जा रहे और उन्हें पागलों की तरह एक दूसरे को नोचने घसूटने पर मजबूर कर रहे। आखिर वो लड़ते लड़ते और कपड़े फाड़ते फाड़ते नंगे हो गए, थक हार कर फर्श पर गिर पड़े। मैंने सोलान के दिमाग में सुना, वो अजनबी कह रहा था, आज के लिए इतनी ही वार्निंग काफ़ी है। आइंदा सारा के पीछे कातिल लगाओगे तो वो कातिल आकर तुम्हें कत्ल कर देंगे। सारा भी घर से निकलने वाली है, उसका रास्ता रोकने की हमाकत ना करना। फिर खामोशी छा गई। चंद सेकंड के बाद मैं ख्याल ख्वानी से चौंक गया, दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। टोरी कह रहा था, जॉनी, मेरे सर में कुछ हो रहा है। जॉनी ने पूछा, क्या हो रहा है? मेरे अंदर कोई हंस रहा है। मेरी गर्दन से रिवॉल्वर की नाल हट गई। वो रिवॉल्वर जॉनी के हाथ से छूट गया। वो अपना सर पकड़कर कह रहा था, हाँ, मेरे अंदर भी कोई कह के लगा रहा है। ये क्या हो रहा है? टोनी ने कहा, मेरे अंदर कोई कह रहा है कि मैं कार से निकल कर भागूं, वरना तुम मुझे गोली मार दोगे। जॉनी ने गिरा हुआ रिवॉल्वर उठाकर कहा, हाँ, तुम्हें कत्ल करूंगा, मगर यहाँ नहीं, बाहर चलो। यार जॉनी, ये क्या कर रहे हो? गोली चल जाएगी। खैरियत चाहते हो तो फौरन बाहर निकलो। वो मोबाइल फ़ोन सीट पर फेंक कर उसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकलते ही भागने लगा। जॉनी ने दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसके पीछे दौड़ लगाई। ये मेरी ज़िंदगी में पहला मौका था कि ना दुश्मनों से लड़ना पड़ा और ना ही ख्याल ख्वानी करनी पड़ी। कोई अजनबी अपनी ख्याल ख्वानी के जोर पर इन दोनों को उड़ा ले गया। मैंने जॉनी के अंदर रहकर देखा। वो दोनों बहुत दूर तक दौड़ते हुए गए। तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद उसने अपने साथी टोनी को गोली मार दी। फिर रिवॉल्वर को अपनी कनपट्टी से लगाकर ट्रैगर दबा दिया। किस्सा तमाम हो गया। मैंने बाहर निकलकर पिछली सीट के दोनों दरवाज़ों को बंद कर दिया, फिर स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया, लेकिन कार स्टार्ट नहीं की। टोनी और जॉनी के ख्यालात पढ़कर मालूम हुआ था कि सामने जो गली नज़र आ रही है, सारा उसी गली से अपनी सुर्ख रंग की कार में निकलेगी। मैंने अपनी कार स्टार्ट नहीं की, मुझे उसका इंतज़ार था।